हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है। तो पहले हमने क्या क्या देख लिया? बॉडी फ्लूइड्स देख लिया सबसे पहले। उसके बाद क्या देखा? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद क्या देखा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि पहले हमने 3 चैप्टर कवर अप कर लिए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट से और उसके बेसिक्स से कि बेसिक्स क्या है। जो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पेजेस में दिया हुआ है कि बेसिक्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मतलब उसके बेसिक्स दे हुए हैं क्या क्या है, तो वहां पर हम ये देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, बेसिक्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। सबसे पहली बात, मूवमेंट क्या रहती? तो मूवमेंट क्या रहती, देखो ध्यान रखो, मूवमेंट का मतलब होता हलचल। हलचल मतलब, मूवमेंट मतलब हलना। ठीक है, जैसे ये ये चलना, ऐसे चलना, ये क्या है? ये लोकोमोशन है। क्या है? ये लोकोमोशन है और ये मूवमेंट है। ठीक। तो मूवमेंट और लोकोमोशन क्या रहता? मूवमेंट समझ गया कि कोई भी चीज का मूवमेंट होना, इसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज का हलना, इसको हम मूवमेंट बोलते हैं। और लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि लोकोमोशन में दिया हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले मूवमेंट देख लेंगे हम। मूवमेंट किससे किससे होती? तो मूवमेंट होती सीलिया से। सीलिया मतलब मैं बता दूंगा सीलिया क्या रहते हैं आपको डायग्राम में, यहाँ पर ये लगा के, एक फोटो लगा के। उसके बाद फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला भी, वो भी बता दिया जाएगा आपको फ्लैजेला कैसा रहता। ठीक है, उसके बाद टेंटेकल्स। टेंटेकल्स भी आपको अच्छे से बता दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में मूवमेंट कैसी होती है। तो ह्यूमन बीइंग में मूवमेंट और लोकोमोशन ये दोनों अलग चीज है। क्या है? ये दोनों अलग चीज है, मूवमेंट और लोकोमोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखो, यहाँ से हमारा बेसिक्स पूरा होगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन ह्यूमन बीइंग में कैसा रहता, अलग रहता। ठीक, उसके बाद मूवमेंट हम लिम्स में कर सकते हैं, मतलब पैरों में। जॉज में हो सकती है, जॉज मतलब जबड़ा अपना। आईलिड्स में हो सकती है, मतलब इधर से इधर देखना। ठीक है, और इंटरनल भी बहुत सारी हमारी मूवमेंट्स होती रहती है। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट चेंजेस इन प्लेस, यानी मूवमेंट ऐसी मूवमेंट जो प्लेस में चेंज कर रही है, मतलब जगह में डिस्प्लेस कर रही है अपने को, जगह से इधर से उधर हला रही है। मतलब एक जगह से, समझो मैं यहाँ पर है और मैंने मूवमेंट किया ये वाली, तो ये मूवमेंट करने की वजह से मैं एक जगह से दूसरी जगह गया। उस चीज को हम क्या बोलेंगे? लोकोमोशन बोलेंगे। ठीक है, लोकोमोशन क्या है? एक वॉलेंटरी मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है? वॉलेंटरी मूवमेंट है। वॉलेंटरी मूवमेंट है मतलब ये हम हमारे विल के हिसाब से कर सकते हैं, हमारी इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं, हमारी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो लोकोमोशन क्या है? एक वॉलेंटरी मूवमेंट है। उसके बाद लोकोमोशन इज परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। मतलब जो लोकोमोशन है वो क्या रहती है? एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है जो मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम, ये तीनों का जब मिक्सचर होता, तब वो मिक्सचर होने के बाद जो एक्टिविटी होती, वो एक्टिविटी, कोऑर्डिनेट एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, लोकोमोशन में एग्जांपल क्या आएंगे? ये एग्जांपल है उसके। ठीक, दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? देखने तो एक बार। हाँ, दिख रहा है। तो एग्जाम्पल इसके क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास? वॉकिंग आ जाएगा, रनिंग आ जाएगा और स्विमिंग आ जाएगा। वॉकिंग मतलब चलना, रनिंग मतलब भागना, स्विमिंग मतलब तैरना, और बहुत सारे इसमें लोकोमोशन में हो सकते हैं। लोकोमोशन मतलब ऐसी चीज है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लोकोमोशन बोलेंगे। ठीक, उसके बाद फॉर सर्च ऑफ शेल्टर, मेटिंग, मेट ढूंढने के लिए, फूड के लिए और फेवरेबल कंडीशन में जाने के लिए लोकोमोशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरियस एनिमल इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेरियस एनिमल्स में, वेरियस मतलब वेरियस जो एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग एनिमल्स जो रहते हैं, अलग अलग जानवर जो रहते हैं, वो मूवमेंट या फिर लोकोमोशन कैसे करते हैं। सो पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम क्या रहता? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर लिख देता सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब
मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या काम करता है, जो उसकी मूवमेंट किसकी मदद से करता है, सीलिया की मदद से करता है। अब सीलिया, फ्लैजेला और टेंटेकल्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, मतलब फोटो लगा के या फिर एनिमेशन लगा के। उसके बाद हाइड्रा, हाइड्रा क्या क्या यूज करता, हाइड्रा टेंटेकल यूज करता। क्यों टेंटेकल्स कब यूज करता वो, टू कैप्चर इट्स प्रे, मतलब जो प्रे रहता, मतलब जो उसका खाना रहता, जो उसका फूड रहता, लाइक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा से छोटे ऑर्गेनिज्म जो रहते प्रे, मतलब जिसपे वो जिंदा रह रहा है, जो उसका फूड है उसको कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए वो इसका यूज करता, टेंटेकल्स का यूज करता। उसके बाद ह्यूमन बींग किसका यूज करते, ह्यूमन बींग लिम्स का यूज करते। लिम्स मतलब हमारे दोनों पैर, ठीक है, ये दोनों पैर की वजह से ही चलते ना हम, ये पैर के मतलब ये लिम्स का इस्तेमाल करता मूवमेंट के लिए और लोकोमोशन दोनों के लिए, ठीक है, लिम्स का इस्तेमाल करता। चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकेशन, मतलब बॉडी पोस्चर और लोकोमोशन के लिए, बॉडी पोस्चर चेंज करने के लिए, बॉडी पोस्चर चेंज करना मतलब ये हलना, इधर से उधर जाने के लिए ये लिम्स का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है, लिम्स का। और लोकोमोशन के लिए भी किसका इस्तेमाल करता है, लिम्स का इस्तेमाल करता है। समझ में आया इतना, मिटा दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक चीज समझ में आती है, वो चीज क्या है, एक मिनट में वीडियो आ रहा है क्या देख लेता हूँ। हाँ बढ़िया आ रहा है, थोड़ा नीचे का कट रहा है बस। एक चीज यहाँ से हमको समझ में आती है, वो क्या है, देख लो यहाँ पर कि all locomotions are movement but all movements are not locomotion. Very important statement. All locomotions are, लिख देता हूं मैं एक बार, यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, all locomotions are movement but all movement are not locomotion. स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना है इस स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, मतलब सारे लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट के जरिए ही होंगे। ऑल लोकोमोशंस, ठीक है, आर मूवमेंट, मतलब सारे जो लोकोमोशंस है वो मूवमेंट ही होंगे, लेकिन बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, मतलब सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होंगे। जैसे कि अब ये मूवमेंट किया मैंने, सो ये लोकोमोशन हुआ क्या, नहीं, क्योंकि मेरी जगह डिस्प्लेस नहीं हुई, लेकिन मेरे को कोई भी मूवमेंट करनी है, ये मूवमेंट किया मैंने, ये लोकोमोशन हो गया। लोकोमोशन के लिए मूवमेंट जरूरी ही है, लेकिन मूवमेंट के लिए लोकोमोशन होना ये जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट आप याद कर लो, ये नीट 2025 का प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके आगे का मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे का देखते हैं हम क्या क्या है दिया हुआ हमको एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की बात की गई है, किसकी बात की गई है, ह्यूमन बॉडी की। तो क्या बोल रहे हैं उनका देख लेते हैं हम। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मतलब जो सेल जो ह्यूमन के बॉडी में सेल्स है वो तीन मेन टाइप के हैं मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहला उसमें से क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है, अमीबॉइड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट है, अमीबॉइड। उसके बाद दूसरा टाइप दिया गया हमको सेल्स का, सीलियरी मूवमेंट वाला। कौन से वाला, सीलियरी मूवमेंट। और तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है मस्कुलर वाला। कौन सा वाला, मस्कुलर मूवमेंट वाला। सो ये तीन टाइप है, कौन से ह्यूमन बॉडी में तीन मेजर टाइप्स के लोकोमोशन देखने को मिलते हैं हमको, अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। और एक और मूवमेंट है जिसको हम फ्लैजिलर मूवमेंट बोलते हैं, वो सिर्फ हमको स्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, फिक्स यहीं से क्वेश्चन आने वाला है नीट 2025 में। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ
मैं गारंटी देता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आप मेरे को पूरा फॉलो करते हैं तो 360 में से आपको 355 आना ही है। अब 360 क्यों नहीं बोला, ताकि एक क्वेश्चन गलती से गलत हो जाता है तो वो एक समझो छोड़ दो, लेकिन 355 तो फिक्स आएंगे मेरे पढ़ाए हुए में से, याद रखो ये बात, ठीक है। सो सबसे पहले हमें अमीबॉइड है, सिलियरी है और मस्कुलर है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अमीबॉइड कहाँ पर देखने को मिलती है हमको। तो अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलती है, माइक्रोफाइजेस में, साइटोस्केलेटल में और ल्यूकोसाइट्स में। मतलब जो माइक्रोफाइजेस रहते, माइक्रोफाइजेस मतलब क्या, माइक्रोफाइजेस मतलब जो अपने इम्यूनिटी में काम में आते हैं। अब इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिकार क्षमता। रोग प्रतिकार क्षमता मतलब जो अपनी बॉडी में डिसीजेस से, पैथोजन से लड़ती है। डिसीजेस मतलब बीमारियों से लड़ती है, पैथोजन मतलब जो बीमारी पैदा करते हैं उससे लड़ती है, उसको हम माइक्रोफाइजेस बोलते हैं। साइटोस्केलेटन भी ये एक मूवमेंट है बॉडी में जिससे हम पैथोजन को खाने का काम करते हैं, ठीक है। ये भी हमारी इम्यूनिटी में काम में आता है। और ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या होता है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स में भी हमको अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलती है। कौन सी मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट। अब अमीबॉइड मूवमेंट कैसी रहती, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दिया जाए विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, ठीक है। लेकिन मैं बोल नहीं सकता कि मैं डाल ही पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है ये सब करना मेरे लिए। अकेला इंसान है तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है मेरे को, बट स्टिल आपके लिए ये मैं सब करूंगा, ठीक है। सो सिलियरी मूवमेंट, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिलियरी मूवमेंट की। अब सिलियरी मूवमेंट कैसी रहती, मोस्ट ऑफ द ट्यूबुलर ऑर्गन, मतलब जो ट्यूबुलर ऑर्गन है अपने, वहां पर ये हमको देखने को मिलती है। अब ट्यूबुलर ऑर्गन मतलब जैसे कि ट्रकिया हो गया, ये क्या है, एक ट्यूबुलर ऑर्गन है। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक ऑर्गन है, जो ट्यूब दिख रहती है ना एक ट्यूब, वो वैसी वाली। ये देखो, ये मतलब बता देता हूँ आपको, ये ऐसे जो ऑर्गन रहते हैं हमारे ट्यूब लाइक, यानी अंदर से खाली और ट्यूब जैसे, वो क्या रहते हैं, ट्यूब लाइक ऑर्गन। तो वो समझो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ट्रकिया, ठीक है। सो ट्रकिया, ट्रकिया मतलब जो सांस लेने की नली रहती है अपनी, उसको ट्रकिया बोलते हैं, ठीक है। सो जो सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी ट्यूबुलर ऑर्गन रहते हैं वो सिलिएटेड इपिथेलियम से बने हुए रहते हैं। नीट 2025 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नीट 2025 ये क्वेश्चन है फिक्स, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला है वो लिख लिया करो आपकी कॉपी में, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द ट्यूबुलर ऑर्गन लाइंड बाय सिलिएटेड इपिथेलियम, ये सिलिएटेड इपिथेलियम से लाइन रहते हैं। सिलिया इन ट्रकिया, यहाँ पर ट्रकिया, ट्रकिया में सिलिया देखने को मिलता है हमको। सो ट्रकिया में सिलिया क्या काम करता, ट्रकिया में सिलिया जो डस्ट रहता, जो इनहेल अपन हम जो इनहेल करते हैं, जो एयर बाहर की रहती है वो इनहेल करते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, वेरियस बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं। तो वो जर्म्स और बैक्टीरिया और डस्ट मतलब धूल वगैरह, जो कीटाणु वगैरह रहते हैं ना, वो आ जाते हैं इनहेल करने पे। तो वो इनहेल करने पे जब आते हैं, तब वो जो सिलिया रहते हैं वो ऐसी मूवमेंट करके, ये ऐसी मूवमेंट करते हो सिलिया, बारीक बारीक रहते हैं, ये ऐसी वाली मूवमेंट, ऐसी वाली मूवमेंट करके वो जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं और जो जर्म्स रहते हैं उनको बाहर फेंकने का काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमको कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है। फिर अब एक और चीज में हमको सिलिएटेड मूवमेंट देखने को मिलती है, जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रहती है। अब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट क्या रहती है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो प्रजनन का पार्ट है फीमेल में, मतलब मादा में, वो वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, एक जेनिटल, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हमको वो जो सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलती, वो ओवा जो रहता, मतलब अंडा जो रहता, उसको बाहर निकालने के लिए, यूटेरस में निकालने के लिए, या फिर कहाँ पर निकालने के लिए, यूटेरस में निकालने के लिए, या फिर फॉलोपियन ट्यूब में निकालने के लिए, इसको ऐसी मूवमेंट से ओवा को कहाँ पर भेजा जाता है, यूटेरस में या फिर फॉलोपियन ट्यूब में। किस कहाँ पर होता है ये, फीमेल जेनिटल ट्रैक में, ठीक है। जेनिटल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है तो ये आपने कर लेना है, जेनिटल ऐसी रहेगी, मेरे को थोड़ा स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो थोड़ा कॉपरेट कर लेना इस बात के लिए। उसके बाद मूवमेंट ऑफ जॉ, अब यहाँ पर मस्कुलर मूवमेंट देखेंगे। मस्कुलर मूवमेंट कहाँ पे होती है भाई, तो मूवमेंट ऑफ जॉ, टंग, लिम्स, यहाँ पर क्या देखने को मिलती है हमको, मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलती है। कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है, मस्कुलर मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी रहती, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स होना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मतलब इलास्टिक जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इलास्टिक
मतलब जो अपना ये रहता, देखो क्या बोलते हैं उसको, रबर जो रहता वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता और रिलैक्स भी हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपस में आकुंचन बोलते हैं उसको मराठी में, है ना। तो मतलब एक जगह पे आ जाना, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी रहती जो कि हमको लोकोमोशन और मूवमेंट करने में हेल्प करती। ये हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या रहती। फिर उसके बाद हमको दिया हुआ है फ्लैजुलर मूवमेंट। ये एक एक्सेप्शन है जो ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती है हमको। ये कहाँ पर देखने को मिलती? स्विमिंग ऑफ स्पर्म, मतलब जो स्पर्म रहते, जो वीर्य रहता, जो मनुष्य का वीर्य रहता, वहां पर हमको स्विमिंग ऑफ स्पर्म, मतलब जो वीर्य जब मतलब जो स्पर्म रहते ह्यूमन के, वो जब तैरते हैं तो वो कैसे अंदर जाते हैं फीमेल ट्रैक्ट में और स्विमिंग करते हैं, मतलब तैरते हैं, वो उस मूवमेंट को हम फ्लैजिलर मूवमेंट ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट फ्लैजिला के जैसे होती है। फ्लैजिलर मूवमेंट क्या रहती, ये मैंने आपको पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, और हो सके तो मैं यहाँ पर भी आपको वो फ्लैजिलर मूवमेंट का एनिमेशन या फिर फोटो आपको डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये फ्लैजिलर मूवमेंट हमको प्रोटोजोआ यूग्लेना में भी देखने को मिलती है। प्रोटोजोआ यूग्लेना क्या है, इसका भी मैं शायद कोशिश करूंगा कि फोटो डाल दूं इधर आसपास यहीं पे कहीं। तो यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलता, फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलती प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ में कैसे देखने को मिलती है हमको फ्लैजिलर मूवमेंट, याद रखो कि वो फ्लैजिलर मूवमेंट कैसी होती प्रोटोजोआ में, उनको वो जो वाटर पे रहते हैं, वो ये मराइन एनिमल्स रहते, वाटर में रहने वाले एनिमल्स रहते, तो ये वाटर करंट पे तैरने के लिए फ्लैजिला की मदद लेते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है। सो लास्ट पॉइंट बचा है हमारा बेसिक्स में, वो कवर अप कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हमारा बेसिक्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट बोला गया हुआ है वो, और मैं फिर ये मिटा देता हूँ। ठीक है, सो बेसिक्स में हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा है, सो हम देख लेते हैं क्या है। सो मसल मीसोडर्मल ओरिजिन के रहते, कैसे ओरिजिन के रहते हैं? मीसोडर्मल इन ओरिजिन। मीसोडर्मल इन ओरिजिन मतलब मीसोडर्म से बने हुए रहते हैं। जब हम पैदा हो रहे रहते हैं तो 3 लेयर रहते हैं, एक रहता इक्टोडर्म, एक रहता मीसोडर्म और एक रहता इंडोडर्म। इक्टोडर्म मतलब बाहर का लेयर, इंडोडर्म मतलब अंदर का लेयर, और मीजोडर्म मतलब बीच में का लेयर। तो जो मसल रहते वो कौन से लेयर से बनते? लेयर मतलब परत, ठीक है। ये 3 परतें हैं हमारे पास, ठीक है। ये सबसे ऊपर की परत है, ये बीच वाली परत है, और ये सबसे नीचे वाली परत है। तो ये बीच वाली परत से बनेगा, ठीक है। कौन सी वाली परत से बनेगा? ये बीच वाली परत से, ठीक है। सो ये मेसोडर्मली ओरिजिन। 40 से 50% मतलब 40 to 55% बॉडी वेट रहता है इसका। मतलब जो अपनी बॉडी है ह्यूमन अडल्ट की, जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, सो उसमें 40 से लेके 50% किसका वेट रहेगा? मसल्स का वेट रहेगा। किसका वेट रहेगा? मसल्स का। गुड। उसके बाद मसल जो है वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, शो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, शो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है वो हम एक बार देख लेते हैं। चलो, एक्साइटिबिलिटी, कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे, ये 4 प्रॉपर्टी याद ही करनी है आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कौन सी 4 प्रॉपर्टीज है मसल की? एक्साइटिबिलिटी। एक्साइटिबिलिटी मतलब ये एक्साइट हो सकता, और मतलब ये रिएक्ट कर सकता जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइटिबिलिटी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब ये एक्सटेंड कर सकता, बड़ा हो सकता, ठीक है, मतलब बड़ा हो सकता। और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब ये इलास्टिक के जैसे नजदीक भी आ सकता और दूर भी जा सकता। तो ये 4 प्रॉपर्टी ये शो करता है, ठीक है। याद रखना आपने कौन सी? एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये सब ये शो करता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्रिप्शन ऑफ मसल है, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। तो पहले वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया? पहले वीडियो में हमने देख लिया कि बेसिक्स ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट क्या है और लोकोमोशन क्या है, ये हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया। अब यहाँ पर हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, और सेकंड वीडियो किस पे है? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल पे है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल में क्या क्या दिया गया हुआ है वो हम यहाँ पर एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? मसल क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो मसल है उनको हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, मतलब कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? देखो कि लोकेशन
बेस्ड ऑन लोकेशन, मतलब लोकेशन पे, मतलब उनकी लोकेशन कहाँ पर है, मतलब जगह कहाँ पर है, बॉडी में वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इस बेसिस पे सबसे पहले हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद का उसके बाद आएगा हमारा अपीयरेंस। क्या आएगा? अपीयरेंस। अब अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसा है, उस पे स्टायरेशन है या फिर स्टायरेशन नहीं है, मतलब जिस पे स्टायरेशन रहा वो क्या हो जाएगा, स्ट्राइटेड मसल हो जाएगा, और जिस पे स्टायरेशन नहीं है वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन स्ट्राइटेड मसल हो जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल, कंट्रोल पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे कंट्रोल हो सकता है वो। तो उसमें क्या क्या आता है, एक आता वॉलेंटरी और एक आता इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब जो अपने इच्छा के हिसाब से हम काम कर सकते हैं वो मसल पे, उसको हम वॉलेंटरी बोलेंगे। और हम जिसको अपने इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर सकते, अपने बिल के हिसाब से काम नहीं कर सकते, उसको हम इनवॉलेंटरी बोलेंगे। जैसा मेरे को भूख लगी और मैंने खाना खा लिया, अब मैंने खाना खा लिया तो ये मेरे बिल से खाया मैंने, मतलब मेरे आप से खाया। ऐसा नहीं कि मतलब ऑटोमेटिकली खाना मिल गया मेरे को और मैंने खा लिया, तो ऐसा नहीं होता। तो वॉलेंटरी का मतलब क्या, कि मैं चल रहा हूँ तो ये मैं मेरी विल के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो ये मैं अपने विल के हिसाब से कर रहा हूँ। लेकिन जो बॉडी है, अब बॉडी में क्या रहता कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है अपना, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। मतलब ये क्या हो गया, इनवॉलेंटरी हो गया। यहाँ पर आपको वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी भी समझ में आ गया होगा। अब स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड क्या है वो आपको मैं समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ फोटो और डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल मसल। क्या स्टार्ट करेंगे हम? स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल क्या है ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्केलेटल मसल क्या रहते, देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्केलेटल कंपोनेंट्स। मतलब जो स्केलेटल मसल है उनकी लोकेशन क्या रहेगी, स्केलेटल कंपोनेंट्स रहेगी। मतलब जहां पर भी अपनी हड्डियां है वहां पर ये हमको देखने को मिलेंगे। कहां पर? जहां पर भी हड्डियां है हमारी बोन से, वहां पर ये स्केलेटल मसल हमको कॉमनली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्राइटेड मसल्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? इनमें स्ट्राइशन रहता है। कैसा रहता है इनका अपीयरेंस, कैसा रहता, इस पे स्टायरेशन रहता। स्टायरेशन मतलब वो भी आपको मैं फोटो में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या रहता, एक्टिविटीज अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल। मतलब इनकी जो एक्टिविटीज रहती है वो किसके कंट्रोल में रहती, किसके कंट्रोल में रहती है, वॉलेंटरी कंट्रोल के अंदर रहती है। वॉलेंटरी कंट्रोल मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हम हमारे वो विल से होती है, हमारी इच्छा के हिसाब से होती है, उसको हम वॉलेंटरी कंट्रोल बोलते हैं। तो जो भी स्केलेटल मसल है वो कैसे मसल है, वो वॉलेंटरी मसल है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। मतलब ये प्राइमरी किसमें इन्वॉल्व रहते, लोकोमोशन में हमको ये इन्वॉल्व रहते हैं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। अगर आपको लोकोमोशन समझना होगा तो इसका पहला वीडियो देख के आइए, आपको लोकोमोशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एंड चेंजेस इन बॉडी पोस्चर। मतलब ये बॉडी पोस्चर भी चेंज करने के काम में आता है। कौन सा मसल? स्केलेटल मसल। अब एकदम शॉर्ट में हम देख लेते हैं स्केलेटल मसल क्या है। तो इसकी लोकेशन क्या है, स्केलेटल है। क्या है? स्केलेटल। मतलब जहां पर भी अपना स्केलेटन रहेगा, स्केलेटन मतलब क्या, जो भी अपना बॉडी में बोन्स के फॉर्मेशन है, जहां पर भी बोन्स है उसको अपन स्केलेटल बोलते हैं। तो जो भी स्केलेटल मसल है वहां पर स्केलेटल मसल्स हमको देखने को मिलेगी। हम उसका नाम ही हमको बता दे रहा है कि स्केलेटल मसल। उसके बाद इसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, तो ये स्ट्राइटेड रहेगी। कैसी रहेगी? स्ट्राइटेड। अब स्ट्राइटेड मतलब मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्राइटेड मतलब जहां पर स्टायरेशन होगा वो आपको फोटो में समझ में आ जाएगा स्टायरेशन कैसा रहता। तो अपीयरेंस मतलब ये दिखने में कैसी रहेगी, यहाँ पर स्टायरेशन हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल कैसा रहेगा इसका, वॉलेंटरी कंट्रोल रहेगा। मतलब अपने विल के हिसाब से इसका कंट्रोल हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ये लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पे से ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि स्केलेटल मसल क्या है और दूसरा मसल क्या है, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आप सेकंड मसल देखने वाले हैं। सेकंड मसल का टाइप जो कि विसरल मसल, या फिर उसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, स्मूथ मसल भी हम उसको बोल सकते हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, सबसे पहले मेन बात लोकेशन कहाँ है। तो इसकी लोकेशन एलिमेंट्री कनाल में देखने को मिलती, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखने को मिलती, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी देखने को मिलती। मतलब जो जो इनवॉलेंटरी जगह है बॉडी में वहां पर हमको ये
विसरल मसल देखने को मिलती है। इनवॉलेंट्री मतलब जो ऑटोमेटिकली काम चलता रहता है बॉडी में, वहां पर ये हमको देखने को मिलेगी ये मसल्स, जैसे कि एलिमेंट्री कनाल हो गया, फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। मतलब जो भी ट्रैक्ट है और कनाल है वहां पर हमको लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी, किसकी, स्मूथ मसल्स की। उसके बाद इसका अपीयरेंस कैसा रहता, नॉन स्ट्राइटेड रहता। अब नॉन स्ट्राइटेड क्या है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद कंट्रोल कैसा रहता, ऑब्वियसली इनवॉलेंटरी रहेगा, मतलब अपने विल में नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद कार्डियक मसल में क्या है, अभी कार्डियक मसल क्या है वो भी हम देख लेंगे। कार्डिया जहां पर भी शब्द आया समझ जाना ये रिलेटेड है हार्ट से। किससे रिलेटेड है, हार्ट से। जहां पर भी कार्डिया आया, कार्डियक आया, वहां पर समझ जाना चाहिए आपने कि ये टर्म रिलेटेड है हार्ट से। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हार्ट के बारे में हमको बताया गया है। तो कार्डियक मसल मतलब ऐसी मसल जो जिसका लोकेशन हार्ट में है, उसका अपीयरेंस स्ट्राइटेड है, मतलब स्टाइरेशन रहते हैं वहां पर, और इसका कंट्रोल इनवॉलेंटरी है। मतलब अपने दिल को अपन बोल सकते हैं कि अपने हार्ट को अपन बोल सकते हैं कि भाई पंप करना बंद कर दे 2 मिनट के वास्ते, 2 मिनट के वास्ते पंप करना बंद कर दे, थक गया होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अपन, और वो बंद कर देगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये क्या है, अपने विल के ऊपर नहीं है, मतलब ये इनवॉलेंटरी है। अपने दिल से हम ये कर नहीं सकते, मतलब अपने दिमाग से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन में आता है, इसका कंट्रोल इनवॉलेंटरी है। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मसल खत्म हो गया। इसके बाद हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। उसके बाद शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ मसल। और फिजियोलॉजी ऑफ मसल में भी स्पेशल फोकस हमारा, और मेन फोकस ये चैप्टर में मेन फोकस किस पे दिया गया हुआ है, स्केलेटल मसल पे दिया हुआ है। तो हम स्केलेटल मसल यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में देख लिए। उसके बाद दूसरे लेक्चर में क्या देखे हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स देखिए। क्या देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। और यहाँ पर अब हम तीसरे वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो तीसरे वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल। क्या देखने वाले हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मसल। यहाँ पर हमारा प्राइमरली फोकस किस पे रहेगा, फिजियोलॉजी ऑफ मसल पे। और उसमें भी हमने जो क्लासिफिकेशन देखे मसल्स का, उसमें भी कौन से मसल्स का हमको देखना है, यहाँ पर स्केलेटल मसल का देखना है। तो स्केलेटल मसल कहाँ पर, इनका लोकेशन कहाँ पर रहता है, इनका लोकेशन लिम्स में हो गया, स्केलेटल में हो गया। यहाँ पर हमको स्केलेटल मसल देखने को मिलते हैं। इनका अपीयरेंस कैसा रहता है, ये स्ट्राइटेड रहते। कैसे रहते, ये स्ट्राइटेड रहते। कैसे रहते, स्ट्राइटेड। और ये इनका कंट्रोल कैसा रहता, इनका कंट्रोल रहता वॉलेंटरी, मतलब अपने विल के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्केलेटल मसल ऑफ आवर बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल फाइबर और मसल बंडल्स। मतलब जो स्केलेटल मसल है अपने बॉडी के, वो किससे बने हुए रहते हैं, मसल फाइबर या फिर मसल बंडल से बने हुए रहते हैं। किससे बने हुए रहते हैं वो, मसल फाइबर या फिर मसल बंडल। मसल फाइबर को ही क्या बोलते हैं हम, मसल बंडल बोल सकते हैं, ठीक है। ये हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनियस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फैशिया। मतलब जो एक कॉमन कोलेजिनियस फाइबर इसको अटैच करके रखता, ये मसल बंडल को या फिर मसल फाइबर्स को, जिसको हम, ये एक कनेक्टिव टिश्यू जैसा रहता, कोलेजिनियस रहता, मतलब इसमें कोलेजन फाइबर रहता। तो ये कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, फैशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, फैशिया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट का यहीं से क्वेश्चन आएगा, नीट 2025 में से, ये वीडियो में से फिक्स एक क्वेश्चन आना ही है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, वन मसल बंडल इज इक्वल टू वन मसल फाइबर। बंडल लिखना, यहाँ पर बंडल है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो वन मसल बंडल इज इक्वल टू वन मसल फाइबर, मतलब एक मसल बंडल इज इक्वल टू एक मसल फाइबर यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने को याद रखनी है, और वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो टर्मिनोलॉजी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कैसी है। तो जो सार्कोलेमा रहेगा वो सार्कोप्लाज्म रहेगा। मतलब ध्यान दो, जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल में क्या होता है कि जो सार्कोलेमा रहता वो सार्कोप्लाज्म के जैसा रहता है। किसके जैसा रहता है, सार्कोप्लाज्म के जैसा। मतलब कि जो अपना सेल रहते हैं, उस सेल में जो सार्कोप्लाज्म रहता, वो वहां पर मसल फाइबर में क्या बन जाता, उसका नाम हम सार्कोलेमा
ऐसे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता, ये मसल जो स्केलेटल मसल्स है वो वहां पर चेंज हो जाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं हम उसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा हम टर्म देते हैं कहां पर, मसल सेल्स में, ठीक है। उसके बाद जो सार्कोलेमा रहता, मतलब सार्कोप्लाज्म, ठीक है, जो सार्कोप्लाज्म रहता है या फिर सार्कोलेमा, स्केलेटल मसल में आएगा तो सार्कोलेमा बोलेंगे उसको, वैसे वो सार्कोप्लाज्म रहता है। तो सार्कोलेमा में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं और इस बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहने को हम क्या बोलते हैं, सिनसिटियम। क्या बोलते हैं, सिनसिटियम। क्या बोलते हैं, सिनसिटियम, ठीक है। उसके बाद मसल प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन सार्कोप्लाज्म कॉल्ड एज मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। आपको मैं डायग्राम में ये स्टार्टिंग का भी डायग्राम में बता दिया है और ये भी यहाँ पर डायग्राम में आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, फोटो या फिर एनिमेशन से। उसके बाद मायोफाइब्रिन क्या है, मतलब मायोफाइब्रिल क्या है, क्या देखा हमने, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन सार्कोप्लाज्म, मतलब सार्कोप्लाज्म में जो भी अपना पैरेलली अरेंज फिलामेंट रहते, कौन रहता, पैरेलली अरेंज फिलामेंट, जो मसल सेल है उसमें जो पैरेलली अरेंज फिलामेंट है वो इन सार्कोप्लाज्म में, उसको हम मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। मायोफाइब्रिल क्या है, ये स्ट्राइटेड रहते हैं, स्ट्राइटेड हमने पिछले वीडियो में भी देखा और जमा तो मैं यहाँ पर भी आपको बता दूंगा। ये स्ट्राइटेड रहते हैं अपीयरेंस में, मतलब इसमें इनके मसल में स्ट्राइरेशन रहता, यहाँ पर मायोफाइब्रिल में क्या रहता, स्ट्राइरेशन रहता, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब जो एक्टिन और मायोसिन है, अब एक्टिन क्या है और मायोसिन क्या है ये हम अभी देखने वाले हैं, ये मिटा के आपको मैं समझा दूंगा एक्टिन क्या है और मायोसिन प्रोटीन क्या है, वो अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पर जो मायोफाइब्रिल रहता वो स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस रहता और ये कैसा रहता, इसका अरेंजमेंट कैसा रहता, इसका अरेंजमेंट ये स्ट्राइटेड क्यों रहता मायोफाइब्रिल, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन अरेंज रहते, इसलिए ये कैसा दिखता, अपने को कैसा दिखता, ये यहाँ पर हमको स्ट्राइरेशन इस पे दिखते हैं, किस पे, मायोफाइब्रिल पे। ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे का आपको समझाता हूँ। सो हियर वी गो अगेन। तो हम देख लेते हैं यहाँ से आगे क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं पहले ही लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, सो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। सो यहाँ पर देखते हैं हम, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा दूंगा, आपने वो फोकस करना है और फोकस से देखना है और फिर यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। सो लाइट बैंड एक्टिव, जो लाइट बैंड रहता, इससे याद रखना एल आई, ठीक है, आई बैंड, ठीक है। सो जो लाइट बैंड रहता वो एक्टिन रहता, कौन रहता, एक्टिन रहता, जिसको हम क्या बोल सकते, आई बैंड भी बोल सकते। और आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, क्या, आइसोट्रोपिक बैंड लिख दिया मैंने, यहाँ पर बैंड है, आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। उसके बाद जो डार्क बैंड रहता वो मायोसिन रहता और ए बैंड से बना हुआ रहता। अब यहां से ए बैंड, ठीक है, ए बैंड मतलब अनआइसोट्रोपिक बैंड, बैंड मतलब वो एक ऐसे स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको मैंने पहले ही बोला ना, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए बैंड इज इक्वल टू अनआइसोट्रोपिक बैंड, समझ में आ गया इतना, गुड। मतलब जो लाइट बैंड है उसको हम एक्टिन बोलते हैं, वो कैसा रहता, आई बैंड रहता, ठीक है। जो डार्क बैंड है वो मायोसिन है और उसमें क्या रहता, ए बैंड रहता, ठीक है। उसके बाद both the protein arrange as a rod like structure parallel to each other longitudinal axis of myofibril। मतलब ये जो दोनों प्रोटीन रहते हैं वो कैसे अरेंज रहते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, पैरेलली अरेंज रहते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रहते हैं एक दूसरे को, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रहते हैं। कैसे एक्सिस पे रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब ये ऐसे रहते हो, समझ लो, ये ऐसे, ठीक है, समझ लो, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, एक समझने के लिए यहाँ पर एक्टिन हो सकता है और यहाँ पर मायोसिन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रहते हो, किसके, मायोफाइब्रिल के, ठीक है। मायोफाइब्रिल तो देखा हमने पीछे। अब जो एक्टिन बैंड है वो कैसा बैंड है, थिन बैंड है। अब ऑफ कोर्स बात सही है इनकी, क्योंकि लाइट बैंड रहेगा, लाइट बैंड रहेगा, इसलिए ये कैसा रहेगा, थिन रहेगा, कैसा रहेगा, थिन रहेगा।
और जो मायोसिन है वो कैसा है, थिक है, मतलब मोटा है। कैसा है, थोड़ा मोटा फिलामेंट है। और जो एक्टिन है वो थोड़ा पतला फिलामेंट है, ठीक है। ये थिनर रहता है और वो थिकर रहता है। समझ में आया इसके दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, अब यहां से ध्यान दो, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इलास्टिक फाइबर इज प्रेजेंट, टू लाइन विच बाइसेक्ट इट। मतलब जो सेंटर रहता एक मसल फाइबर का, उसमें आई बैंड रहता। आई बैंड मतलब कौन सा बैंड, एक्टिन रहता, आई बैंड एक्टिन रहता, इलास्टिक फाइबर रहता, और दो लाइन इसको बाइसेक्ट करती। दो लाइन इसको क्या करती, बाइसेक्ट करती। बाइसेक्ट करती मतलब काटती है। वहां पर स्ट्रक्चर देवा है, देखो आप स्ट्रक्चर देख लो पहले। स्ट्रक्चर पे ध्यान दो एकदम अच्छे से, ठीक है। स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है हमको। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इलास्टिक फाइबर, टू लाइन इलास्टिक फाइबर रहता है ये सेंटर ऑफ आई बैंड के, जो टू लाइन विच बाइसेक्टेड, मतलब दो लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। थीन फिलामेंट अटैच टू द जेड लाइन। किसको, थीन फिलामेंट जो रहता वो किसको अटैच रहता, जेड लाइन को अटैच रहता। उसके बाद द ए एंड आई बैंड अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। मतलब जो आई और ए बैंड है, ये दोनों जो आई और ए बैंड है, जो आई और ए बैंड है वो कैसे अरेंज रहते हैं, अल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। मतलब ये अल्टरनेटिवली अरेंज रहते हैं। मतलब अल्टरनेटिव मतलब यहाँ पर एक्टिन रहेगा तो यहाँ पर मायोसिन रहेगा, यहाँ पर एक्टिन रहेगा तो यहाँ पर मायोसिन रहेगा, ऐसे ये अरेंज हुए रहते हैं, ठीक है। वो डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, वो फोटो लगाया हुआ है ना, वो देख लो आप। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, मतलब द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल, जो मायोफाइब्रिल है वो दो जेड लाइन के बीच में का, मतलब यहां पर देखो अपन, जो दो जेड लाइन है उसके बीच में जो सक्सेसिव यूनिट रहता उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सार्कोमेयर। और जो आपको बीच की लाइन दिख रही है उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, एम लाइन। मिडल लाइन से याद रख लेना है कि बीच की लाइन, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, फिर आपको ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। सार्कोमेयर क्या रहता, सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी हमको मसल की देखनी है, ठीक है। सो ये मैं मिटा देता हूँ। सो थैंक यू सो मच। इसके अगले वीडियो में अब हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का बेसिक्स देख लिया। मूवमेंट क्या रहता है, लोकोमोशन क्या रहता है, वेरियंस एनिमल में लोकोमोशन कैसा होता है और मूवमेंट कैसी होती, और ह्यूमन बॉडी में लोकोमोशन कैसा होता है और मूवमेंट कैसी होती है, हमने पहले वीडियो में देखा है। दूसरे वीडियो में क्या देखा हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स देखा। और यहाँ पर तीसरे वीडियो में क्या देखा हमने, तीसरे वीडियो में हमने फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स देखे, सिर्फ फिजियोलॉजी ऑफ मसल। अब चौथे इसमें हम क्या देखने वाले हैं, चौथे पार्ट में या फिर चौथे लेक्चर में, कि फिजियोलॉजी ऑफ मसल इन रेस्टिंग स्टेट। मतलब जब मसल रेस्टिंग स्टेट में रहता, रिलैक्स रहता, तब उसकी फिजियोलॉजी कैसी रहती, तब वो कैसा वर्क करता, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझना है और पूरा आउट ऑफ मार्क लाने हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इन अ रेस्टिंग स्टेट। अब हम रेस्टिंग स्टेट के बारे में फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम रेस्टिंग स्टेट की बात करेंगे यहाँ पर। इन अ रेस्टिंग फेज, कौन से स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट के फेज में एज ऑफ थीन फिलामेंट, मतलब जो थीन फिलामेंट की एज रहती, वो थीन फिलामेंट कौन सा है, यहाँ पर एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन, ओके। तो जो थीन फिलामेंट रहता वो पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट। मतलब वो पार्शियली ओवरलैप रहता किसके, फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट के, मतलब मायोसिन के, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम बता दूंगा मैं, यहाँ पर आपने वो फोटो देख लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद लिविंग द सेंटर पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, मतलब सेंटर पार्ट जो रहता थिक फिलामेंट का वो लीव कर देता, वो दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप थीन फिलामेंट। मतलब ये जो थिक फिलामेंट रहता वो थीन फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप नहीं करता। इसी को हम क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच जोन। वो आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो सेंट्रल पार्ट है, और ये क्या है, सब हमको रेस्टिंग स्टेट में हमको ये सब फिजियोलॉजी देखने को मिलती है। सो सबसे पहले एक और बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। एज ऑफ थीन फिलामेंट मतलब एक्टिन,
पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड्स, मतलब पार्शियली ओवरलैप रहता फ्री एंड्स के ऑफ थिक फिलामेंट, ठीक है। लिविंग द सेंटर पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, मतलब लिविंग सेंटर पार्ट में वो नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप थिन फिलामेंट, मतलब ये थिन फिलामेंट के ओवरलैप नहीं करता है। और इस फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, हम क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच जोन। ओके, उसके बाद देखेंगे हम ईच फिलामेंट थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, मतलब ये एक्टिन की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, एक्टिन की बात कर रहा है। तो ईच फिलामेंट इन अ थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F, 2F, कितने, 2F, F मतलब फिलामेंटस एक्टिन हेलिकल बॉन्डेड टू ईच अदर, मतलब जो ईच फिलामेंट रहता, थिन फिलामेंट रहता, वो मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटस फिलामेंट, मतलब जो फिलामेंट रहता, थिन फिलामेंट रहता, वो 2 फिलामेंटस एक्टिन से बना हुआ रहता और उसको हेलिकली बॉन्ड करता। वो भी मैं ये डायग्राम में आपको अच्छे से बता दूंगा, वहां पर डायग्राम में बता दूंगा। उसके बाद ईच एफ एक्टिन, मतलब जो फिलामेंटल एक्टिन है, 2 है, इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन, मतलब ये मोनोमर रहते किसके, ग्लोबुलर एक्टिन के, इसलिए ये थीन फिलामेंट है, ये मोनोमर है। क्या है, मोनोमर। मोनोमर मतलब क्या होता कि एक ही इससे बना हुआ, एक ही पॉलीमर से बना हुआ, एक ही पॉलीमर से बना हुआ ये रहता है, ठीक है। सो वो पॉलीमर को क्या बोलते हैं हम, ग्लोबुलर एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन। उसके बाद 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, मतलब जो अनदर प्रोटीन रहते उसके 2 फिलामेंट, टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, मतलब 2 अनदर प्रोटीन के फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन also run close to the F actin throughout its length, मतलब ये उसके ट्रोपोमायोसिन जो रहता है, ये भी एक्टिन का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक्टिन का पार्ट है। कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि मायोसिन लिखा है तो ये मायोसिन का पार्ट होगा, ये किसका पार्ट है, एक्टिन का पार्ट है। तो एक्टिन का पार्ट ये also run close to the एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ, मतलब ये इसकी लेंथ से ये रन करता है, मतलब उसके पैरेलली चलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा तो अब मैं मिटा देता हूं, इसके आगे का हम देखेंगे। सो हमने एक्टिन की रेस्टिंग स्टेट की फिजियोलॉजी तो देख लिया, मायोसिन की रेस्टिंग स्टेट की फिजियोलॉजी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम मायोसिन का रोल क्या रहता है रेस्टिंग फेज में, जब रिलैक्स रहता है तब उसका रोल क्या रहता है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। चलो ठीक है। सो ईच मायोसिन फिलामेंट इज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, मतलब ईच मायोसिन, मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट, थिक मतलब मोटा फिलामेंट, तो ये फिलामेंट कैसा रहता, पॉलीमराइज प्रोटीन रहता। कैसा प्रोटीन रहता, पॉलीमराइज प्रोटीन रहता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन मतलब मालूम होगा आपको, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि पॉलीमराइजेशन मतलब बहुत सारे मर्स जो रहते, मतलब वो पॉलीमर्स जो रहते वो एक साथ आते और फिर वो एक चीज को बनाते, मतलब एक कंपाउंड को बनाते या फिर एक प्रोटीन को बनाते। वैसे ही ये क्या है, ईच मायोसिन फिलामेंट इज पॉलीमराइज प्रोटीन, ये प्रोटीन से बना हुआ है और कैसा है, पॉलीमराइज्ड है। ओके, उसके बाद मेनी मेरोमायोसिन प्रोटीन, मेनी मेरोमायोसिन मतलब अब ये मेरोमायोसिन क्या है ये देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं क्या बोला गया है, मेनी मेरोमायोसिन प्रोटीन, मेरोमायोसिन कंसिस्ट थिक फिलामेंट मायोसिन, मतलब बहुत सारे मेरोमायोसिन एक जगह पर आते हैं और एक जगह पर आने के बाद वो क्या काम करते हैं कि बहुत सारे मेरोमायोसिन एक जगह पर आते हैं और एक जगह पर आने के बाद वो क्या बनाते हैं, मायोसिन बनाते हैं। और मायोसिन बनाने के बाद ये थिक फिलामेंट बनता है। थिक फिलामेंट क्यों बनता है, क्योंकि मेनी मेरोमायोसिन प्रोटीन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। क्या आ गया है, मेनी मेरोमायोसिन यहाँ पर आने की वजह से ये क्या बन जाता है, मायोसिन थिक फिलामेंट बन जाता है। कैसा फिलामेंट बन जाता है, थिक फिलामेंट बन जाता है। उसके बाद ईच मेरोमायोसिन हैव 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं मेरोमायोसिन के। कौन से वो देखेंगे हम। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, ग्लोबुलर हेड है उसका। क्या है, ग्लोबुलर हेड। क्या है, ग्लोबुलर हेड। क्या है, ग्लोबुलर हेड। और दूसरा मेन पार्ट कौन सा है उसका, दूसरा मेन पार्ट है उसका एक शॉर्ट आर्म है और एक है टेल, मतलब ये दोनों एक ही इसमें आते हैं। तो एक ग्लोबुलर हेड रहता मेरोमायोसिन में और एक शॉर्ट आर्म और टेल रहता, ठीक है। सो जो हेड रहता और शॉर्ट रहता, शॉर्ट आर्म, हेड और शॉर्ट आर्म, ये दोनों मिलके क्या बनाते, एचएमएम। एचएमएम मतलब हेवी मेरोमायोसिन। क्या, हेवी मेरोमायोसिन। अब सिंपल है कि हेड और शॉर्ट आर्म आया, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, हेवी मेरोमायोसिन बनेगा। क्या बनेगा, हेवी मेरोमायोसिन। यहाँ पर सिर्फ टेल है तो क्या बनेगा, लाइट बनेगा, मतलब कम वजन वाला। तो यहाँ पर क्या बनता है, लाइट मेरोमायोसिन। गुड।
उसके बाद हेड एंड शॉर्ट आर्म, जो हेड रहता और शॉर्ट आर्म रहता, क्या क्या रहता, जो हेड रहता और शॉर्ट आर्म रहता, वो क्या करते, प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर एंड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये हेड और शॉर्ट जो रहता वो रेगुलर और डिस्टेंस, रेगुलर इंटरवल पे और डिस्टेंस के इंटरवल पे एक क्या बनाते हैं, एक अपना आउटवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, आउटवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। और इस आउटवर्ड प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद मायोसिन जो रहता, मायोसिन का जो ग्लोबुलर हेड रहता वो एटीपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता। अब एटीपेज एंजाइम क्या है, जहां पर एटीपी बाइंडिंग की साइड रहती, और एंजाइम मतलब क्या होता, जो एटीपी को मिलने में काम में आता, मतलब एटीपी को एक्टिवेट करने के काम में जो आता, वो एक एटीपेज एंजाइम है। तो एटीपेज एंजाइम क्या करता, वो बाइंडिंग साइड को क्या करता, अपने बाइंडिंग साइड ऑफ एटीपी एंड एक्टिवेट साइड ऑफ एक्टिन। मतलब ये जो एटीपेज एंजाइम है ये एक्टिवेट करता एक्टिन की साइड को, और एक्टिन की साइड को जब ये एक्टिवेट करेगा तब क्या होगा, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी फिजियोलॉजी हम इसके अगले वीडियो में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। सो यहाँ तक हमारा रेस्टिंग स्टेट खत्म होता है। आपको मैंने जो फोटोज के साथ समझाया है वो आपने, मेरे को ऐसा लगता है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरे को समझ में नहीं आता कि आपको समझा है या नहीं समझा है, तो कमेंट बिल्कुल करके बताना, ठीक है। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फिजियोलॉजी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का 4th वीडियो, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो पहले वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, पहले वीडियो में हमने देखा कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या है और बेसिक्स क्या है, फ्लैजुलर मूवमेंट क्या रहती, अमीबॉइड मूवमेंट क्या रहती, सिलियरी मूवमेंट क्या रहती, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में क्या देखा हमने, सेकंड वीडियो में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, मतलब मसल को क्लासिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद क्या देखा हमने, रेस्टिंग फेज ऑफ मसल फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्टिंग फेज इन मसल, मतलब जब मसल रेस्ट पे रहते, जब कोई काम नहीं करते, जब रिलैक्स रहते, तब उनकी फिजियोलॉजी कैसी रहती, ये हमने बहुत अच्छे से देखा, ठीक है। और आज हम चालू करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, ओके। सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते तब उनकी फिजियोलॉजी कैसी रहती, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे मैकेनिज्म क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे क्या बोलना है इनका, देखते हैं एनसीईआरटी का क्या बोलना है। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होता, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से होता। किसकी वजह से होता, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की वजह से होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग थिन फिलामेंटस, थिक स्लाइडिंग थिन फिलामेंट ओवर अ थिन फिलामेंट, मतलब जो स्लाइडिंग रहती, मतलब स्लाइडिंग मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना, इसको स्लाइडिंग बोलते हैं, घिसना एक दूसरे के ऊपर। तो जब थिन फिलामेंट रहता, थिन फिलामेंट कौन सा फिलामेंट है, एक्टिन है, गुड। तो जो एक्टिन रहता, एक्टिन कौन सा बैंड है, आई बैंड है, कौन सा बैंड है, आई बैंड। तो जो एक्टिन रहता, लाइट बैंड, आई बैंड, तो जो एक्टिन रहता वो थिक फिलामेंट पे क्या करता, ओवरलैप करता, और उस ओवरलैप की वजह से क्या होता, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसा इनका बोलना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपने, क्योंकि ये नीट में आ सकता है। उसके बाद क्या बोलना है इनका, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय सीएनएस। अब सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और कौन आता है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड। जो सीएनएस है, इससे ये क्या होता है, इनिशिएट होता है। इनिशिएट मतलब यहां से वो स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, सीएनएस से। उसमें भी कौन, मोटर न्यूरॉन से ये स्टार्ट होता है, मोटर यूनिट। और ये मोटर न्यूरॉन यहाँ पर काम करने का, मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ओके। उसके बाद जो मोटर यूनिट रहते हैं और जो मसल फाइबर रहते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मोटार यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटार
यूनिट। क्या बोलते हैं हम इनको? मोटार यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब क्या होता? जो सार्कोलेमा है मसल फाइबर में, सार्कोप्लाज्म को हम सार्कोलेमा ऐसा बोलते हैं। ये मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है, वो भी बहुत अच्छे से। अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर ये यहाँ पर रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया हुआ है, आपने देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहते, फिर जंक्शन कैसा रहता दोनों के बीच में। जंक्शन मतलब एक गैप, जैसे अपन बोलते नहीं क्या रेलवे का जंक्शन है, तो एक गैप जो रहता वो गैप को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। मतलब यहां से क्या आएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे। और वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन से रहेंगे? प्रोबेबली वो एसिटल कोलाइन रहेगा। क्या रहेगा? एसिटल कोलाइन। ओके, तो यहाँ पर एसिटल कोलाइन से सिग्नल भेजा जाएगा जंक्शन के बीच में। फिर उसके बाद क्या होगा? एक पोटेंशियल जनरेट होगा। कहां पर? सार्कोलेमा में। और ये पोटेंशियल जब जनरेट होगा तब क्या होगा कि सार्कोलेमा में Ca प्लस आयन वो बढ़ जाएगा, और Ca2 प्लस आयन मतलब कैल्शियम आयन कहां पर बढ़ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएंगे। साइटोप्लाज्म कौन सा? साइटोप्लाज्म में कैसे बढ़ जाएंगे कि वो जो मसल्स है, जो मसल्स का साइटोप्लाज्म रहता वहां पर क्या हो जाएगा कि ये Ca प्लस आयन मतलब कैल्शियम आयन बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज इन Ca प्लस लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन। मतलब ये जो Ca प्लस बढ़ गया है वो क्या करेगा? ट्रोपोनिन के क्या करेगा? ट्रोपोनिन के एक्टिव साइड पे बाइंड हो जाएगा, और ये बाइंड होने के बाद वो उसको क्या करेगा? यहाँ पर दिया हुआ है फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन। मतलब ये एक्टिन के ऊपर जब ट्रोपोनिन के सब यूनिट कैल्शियम के सब यूनिट जुड़ेंगे तब ये एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन के जुड़ेगा। अब एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन क्या है? हेड ऑफ आर्म है। क्या है? हेड ऑफ आर्म। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम होंगे एक्टिन और मायोसिन के, तो आपको इसका पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वैसे ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पहले से एक्टिन और मायोसिन मालूम होगा तो आप ये मेरी बातें समझ बहुत अच्छे से पा रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं ये मिटा देता हूं, आप ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आप देखते हैं कि उसके आगे कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब एटीपी तो बाइंड हो गया है कहां पर? एक्टिन के एक्टिव साइड पर ये बाइंड हो गया है। तो ये जो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिव साइड ऑन एक्टिन। मतलब एक्टिव साइड पे क्या बाइंड हो जाएगा? देखो एक और बार ध्यान से सुनो। जो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिव साइड ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। मतलब मायोसिन के हेड पे ये एक्टिव साइड को बाइंड हो जाएगा कहां पर? एक्टिन पर। और एक्टिन पर मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो जो मायोसिन का हेड रहेगा वो क्या करेगा? बाइंड कर लेगा एक्टिव साइड ऑन एक्टिन। मतलब एक्टिव साइड पे एक्टिन की, और ये एक्टिव साइड पे एक्टिन की अटैच होने के बाद क्या बनाएगा? क्रॉस ब्रिज बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रॉस ब्रिज। क्या बनाएगा? क्रॉस ब्रिज। उसके बाद दिस पुल अटैच एक्टिन टुवर्ड सेंटर ऑफ ए बैंड। मतलब ये जो ब्रिज बना है ये क्या करेगा? एक्टिन को सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ, मतलब डार्क बैंड की तरफ, मतलब मायोसिन की तरफ क्या करेगा? खींचेगा। समझ में आया? मतलब जो एक्टिन है वो क्या हो जाएगा? शॉर्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्टन हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। दिस पुल अटैच एक्टिन टू, हाँ, द जेड लाइन अटैच टू एक्टिन। मतलब जो जेड लाइन रहेंगी, जो लास्ट की लाइन रहती है जेड लाइन, वो देखा है आपने, तो जो जेड लाइन रहेंगी वो क्या करेगी? अटैच टू एक्टिन ऑल्सो पुल इनवर्ड। मतलब वो भी क्या हो जाएगी? इनवर्ड पे आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी? इनवर्ड पे आ जाएगी। समझ में आया? उसके बाद कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। और ये क्या करेगा? सार्कोमेयर को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। क्या कर देगा? छोटा कर देगा सार्कोमेयर को। ठीक है,
सार्कोमेयर को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्या होगा, सिर्फ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डायग्राम में भी देखा होगा, मतलब जो फोटो लगाया था वहां पर भी देखा होगा आपने कैसे होती है ये मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो ए बैंड गेट रिड्यूस्ड, ए बैंड आर रिमेन सेम, मतलब जो आई बैंड रहेंगी वो क्या रहेंगी, रिड्यूस हो जाएगी, वेयर एज ए बैंड रिमेन सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है नीट 2025 का, लिख के ले लो, 2025 में ये क्वेश्चन आना ही है। उसके बाद रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब जो रिपीटेड एक्टिवेशन रहता, मतलब बार बार अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहे, जैसे कि जिम में देखा होगा आपने, बार बार अगर हम वेट लिफ्टिंग करते रहे, वजन उठाते रहे, तो एक बार क्या होता, हमको तकलीफ होती है और वो वेट लिफ्ट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि बार बार हम क्या कर रहे हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया अब कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आ गया, और लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से क्या होगा कि एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन होगा। क्या होगा, एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन के बिना ही यहाँ पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने लगेगा, और वो उस ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगा, और उसके वजह से क्या होगा, फटीग आएगा। फटीग मतलब थकवा, मतलब थकान आ जाएगी, और उस थकान की वजह से हम वो क्या नहीं कर पाएंगे, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे हमको फटीग आ जाएगा, हमको थकान आ जाएगी। उसके बाद मसल कंटेंट, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मसल्स के दो टाइप रहते, कितने टाइप रहते हैं मसल्स के, स्केलेटल मसल के भी दो टाइप है, एक है रेड मसल फाइबर और एक है व्हाइट मसल फाइबर। कितने हैं, दो है, एक है रेड मसल फाइबर और दूसरा कौन सा है, व्हाइट मसल फाइबर। तो जो रेड मसल फाइबर रहता उसमें मायोबिन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता, क्या रहता, मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता, उसको रेड मसल फाइबर रिच रहता। कैसा रहता, रेड मसल फाइबर रिच, और उसमें यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब उसमें ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बता दूंगा, आपने देख लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन भी ज्यादा, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाता है। उसके बाद व्हाइट मसल फाइबर कैसे रहते, व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम रहते हैं। क्या रहते हैं, व्हाइट मायोग्लोबिन क्या रहते हैं, एकदम कम रहते। ठीक है, उसके बाद रेड मसल फाइबर तो नहीं रहते वहां पर, लेकिन व्हाइट मसल फाइबर रहते। कैसे मसल फाइबर रहते, व्हाइट मसल फाइबर। अब व्हाइट मसल फाइबर क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पर रेड मसल फाइबर नहीं है। रेड मसल फाइबर क्या नहीं है, तो उसको रेड पिगमेंट आ जाता। किसको, रेड मसल फाइबर जहां पर भी रहा उसको रेड पिगमेंट आ जाता। लेकिन यहाँ पर व्हाइट मसल में कैसा रहता, ये व्हाइट कलर का रहता, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, मायोग्लोबिन नहीं है। ओके गुड। उसके बाद ये यहाँ पर लैक्टिक एसिड, व्हाइट मसल फाइबर में कैसा होता कि व्हाइट मसल फाइबर में जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता, अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता, ये जल्दी फटीग कर जाते, जल्दी थक जाते। वेराज जो रेड मसल फाइबर रहते वो जल्दी नहीं थकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की भरमार रहती है, ऑक्सीजन सफिशियंट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम कि व्हाइट मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा रहता है। क्या ज्यादा रहता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो वो जनरल लैंग्वेज में, सेल की लैंग्वेज में हम उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, लेकिन मसल के टर्म में हम उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसल्स पूरा खत्म होता है, स्केलेटल मसल्स पूरा खत्म होता है, और यहाँ से हमारा अगला टॉपिक चालू होने वाला है, जो कि है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, मतलब बोन्स चालू होने वाले हैं। तो अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी होगी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्केलेटल सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने देखो क्या क्या देख लिया। पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट सबसे पहले वीडियो में देख लिया, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बेसिक देखे, उसके बाद फिजियोलॉजी देखी मसल्स की, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स देखा, उसके बाद क्या देखा, फिर हमने कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स देखा और रेस्टिंग फेज ऑफ मसल देखा। तो इतना सब हमने देख लिया है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे होगे तो पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो पे आना। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे आज स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल क्या रहते हैं, स्केलेटल सिस्टम क्या रहता, स्केलेटल सिस्टम मतलब जो बोन्स का अरेंजमेंट है अपना, उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो जो बोन्स का अरेंजमेंट रहता अपना बॉडी का, वो एक फ्रेमवर्क बनाता, अपना एक ढांचा बनाता है। क्या बनाता है, एक ढांचा।
तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक स्केलेटन बोलते हैं। जो ढांचा बनता है अपने बॉडी का, उसको स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। ठीक है। और जो सिस्टम रहता, ये जो ढांचा बनाने वाला सिस्टम, उस सिस्टम को हम स्केलेटल सिस्टम ऐसा बोलते हैं। ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एनसीईआरटी की लाइंस है। देखो, स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बोला मैंने, फ्रेमवर्क बनाता है अपनी बॉडी का। उसके बाद बोन एंड कार्टिलेजेस आते हैं। इसमें कौन कौन आता है? बोन भी आते हैं और कार्टिलेजेस भी आते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी, मतलब यहाँ पर ये बॉडी में जो मूवमेंट होती है, इसमें जो स्केलेटल सिस्टम है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं इस चीज में, मूवमेंट में। ठीक है। उसके बाद बोन एंड कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? बोन एंड कार्टिलेज, ये क्या है? एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। अब टिश्यू वाले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम टिश्यू के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि जो बोन और कार्टिलेजेस रहते हैं वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो बोन्स रहते हमारे, वो हार्ड मैट्रिक्स के बने हुए रहते। कैसे रहते? हार्ड मैट्रिक्स के बने हुए रहते। और ये कैसे रहते? क्यों हार्ड मैट्रिक्स से रहता है? क्योंकि ये कैल्शियम साल्ट से बने हुए रहते। सॉरी, देखो ध्यान दो कि जो बोन है वो हार्ड रहते, मैट्रिक्स उनका हार्ड रहता, मतलब वो टफ रहते। कोई भी सिचुएशन को वो टूटते नहीं है जल्दी, फ्रैक्चर होने का चांसेस उनका कम रहता है। और वो हार्ड रहते। और ये हार्ड किस वजह से रहते? क्योंकि उनमें कैल्शियम साल्ट्स का डिपोजिशन होता है। और वो कैल्शियम साल्ट्स का डिपोजिशन होने की वजह से वो क्या बन जाते हैं? हार्ड बन जाते हैं। उसके बाद कार्टिलेज का क्या बोलना है कि कार्टिलेज प्लाइबल है। प्लाइबल मतलब जैसे कि वो हमने उनको ऐसे किया तो वो मुड़ जाते हैं। ऐसे किया तो मतलब ज्यादा जोर नहीं भी लगाया हमने तो वो क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। या फिर फ्लेक्सिबल रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्लेक्सिबल रहते हैं। मतलब उनमें लवचिकता रहती है। लवचिकता मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी देखने को हमको मिलती है। ये कॉन्ड्रिन साल्ट से बनता है। किससे बनता है? कॉन्ड्रिन साल्ट से। तो जो कार्टिलेज रहते हैं वो कॉन्ड्रिन साल्ट से बनते हैं, वेराज जो बोन्स रहते हैं वो कैल्शियम साल्ट से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद इन ह्यूमन, अब यहाँ पर हम बोन्स कितने रहते हैं ह्यूमन बॉडी में वो देखने वाले हैं। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स रहते हैं। कितने? 206 बोन्स रहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही बोलते आ रहे हैं 206 बोन्स रहते हैं। और फ्यू कार्टिलेजेस रहते हैं। कार्टिलेज का नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर फ्यू कार्टिलेजेस रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? 206। तो उसमें से भी हम डिवीजन कर देते हैं। एक रहता है एक्सियल स्केलेटल, जो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा एक्सियल स्केलेटल कैसा दिखता है। यहाँ पर आपने देख लेना है एक्सियल स्केलेटल। ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटल जो रहता, कौन सा स्केलेटल? एक्सियल स्केलेटल। वो टोटल उसमें 80 बोन्स रहते हैं। कितने बोन्स रहते हैं? 80 बोन्स। ठीक है। ये मेन एक्सिस ऑफ बॉडी रहती है। मतलब जो मेन एक्सिस रहती बॉडी की, मेन एक्सिस मतलब ये जो फ्रेमवर्क है अपना, ये इसको हम मेन एक्सिस बोलते हैं। ये जो दिख रहा है मेरा, ये हम इसको हम मेन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक्सियल एक्सिस, मेन एक्सिस, मेन एक्सियल। तो जो मेन एक्सियल है इसको हम एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। और ये एक्सिस पे रहता है अपना, मतलब सेंटर में रहता है, इसलिए इसको हम एक्सियल स्केलेटल ऐसा भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितने बोन रहेंगे? 80 बोन्स रहेंगे। कितने बोन्स रहेंगे? 80। उसके बाद इसमें क्या क्या आता है? इसमें स्कल आता है। क्या आता है? स्कल। ठीक है। उसके बाद इसमें वर्टेबल कॉलम भी आता है। देखो बीच में है ना स्कल। ठीक है। ये हो गई स्कल तुम्हारी। ये हो गया वर्टेबल कॉलम। ये वर्टेबल कॉलम है तुम्हारा। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या आएगा? स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? ये स्टर्नम है तुम्हारा। ठीक है। और उसके बाद रिब्स। ये क्या हो गया सब? ये एक्सियल स्केलेटल में आ गया। काय में आ गया? एक्सियल स्केलेटल में। ठीक है। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल 126 बोन है। कितने बोन है? 126। इसमें क्या आते हैं? लिंब बोन आते हैं और क्या आते हैं? देयर गिर्डल आते हैं। मतलब लिंब बोन्स आते हैं इसमें, और लिम्फ के बोन्स आते हैं और गिर्डल्स आते हैं। लिंब बोन मतलब ये दोनों हाथ है अपने और दोनों पैर। ठीक है। ये हो गए अपने लिम्स। और उनके गिर्डल मतलब जैसे कि स्कैपुला हो गया और क्लेविकल हो गई। और ये सब किस चीज में आते हैं? अपने काय में आते हैं ये? अपने
अपेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं। तो हम इसका डिटेल में एक्सियल स्केलेटल क्या रहता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या रहता है, इसका हम डिटेल में अब वीडियो मतलब डिटेल में हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, सो आप ये लिख लो, तब तक मैं मिटा देता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सियल स्केलेटन, मतलब स्केलेटल सिस्टम चालू हुआ था अपना। सो हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अभी तक बहुत कुछ देख लिया है। ये हमारा छठा या सातवां पार्ट होगा, मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बट छठा या सातवां तो पार्ट होगा ही है। सो आज हम एक्सियल स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया? लोकोमोशन एंड मूवमेंट बेसिक्स। बेसिक्स मतलब मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, इसके बेसिक्स हमने बहुत अच्छे से देख लिए। उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मसल। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल के बाद फिजियोलॉजी ऑफ मसल। फिजियोलॉजी ऑफ मसल के बाद हमने क्या देखा कि रेस्टिंग स्टेट ऑफ मसल और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और उस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिर उसके बाद हमने बेसिक्स देखा स्केलेटल सिस्टम का, कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। वो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख के आइए, फिर ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपने वो पहले आपको पहले ही समझ में आया होगा तो फिर ये आपके लिए, आप सिर्फ एक्सियल स्केलेटन के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एक्सियल स्केलेटन मैंने समझाया था पिछले वीडियो में कि एक्सियल स्केलेटन मतलब ऐसा स्केलेटन जो कि अपना बॉडी के फ्रेमवर्क को एक्सिस पे रहता है, अपने मतलब एक्सिस पे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। मतलब जो बॉडी के बीच में रहता है, सेंटर में रहता है, एक्सिस पे रहता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता? सबसे पहले ब्रेन आता, फिर क्या आता? रिब्स और स्टर्नम आते, स्टर्नम और रिब्स आते। उसके बाद क्या आता? वर्टेबल कॉलम आता। ये सब चीजें किस चीज में आती है? एक्सियल स्केलेटल में आती है। किस में आती है? एक्सियल स्केलेटल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने स्कल से। तो स्कल में टोटल कितने बोन रहते हैं? पिछले वीडियो में भी देखा था हमने, 29 बोन रहते। कितने बोन रहते? 29 बोन्स रहते। ठीक है, अब ये 29 बोन्स का हमको क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन भी करते हैं हम। तो क्रैनियल बोन रहते कितने? 8 क्रैनियल बोन रहते। कितने रहते? क्रैनियल बोन 8 क्रैनियल बोन रहते। फ्रंटल, टेम्पोरल, है ना, ये 8 क्रैनियल बोन रहते। तो ये 8 क्रैनियल बोन जो रहते वो हार्ड रहते, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग रहते ब्रेन की। किसके? प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग रहते ब्रेन के। मतलब ये ब्रेन को क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देते। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग देते। तो ये क्रैनियल बोन्स बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? क्रैनियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स मतलब जो ऊपर के बोन्स रहते हैं उनको क्रैनियल बोन्स बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर फोटो में बता दूंगा, आपने देख लेना है कि क्रैनियल बोन कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो क्रैनियल बोन कितने रहते? 8 रहते। ठीक है, उसके बाद फेशियल बोन। फेशियल बोन कितने रहते? 22 रहते। कितने रहते? फेशियल बोन 22। ठीक है, तो फेशियल बोन यहाँ पर कितने दिए हुए हमको? 22 नहीं होंगे, 40 हो गए। सॉरी, ये लिखने में गलती हो गई है। 40 कितने? 14 रहते हैं। ओके, सो जो फेशियल बोन रहते हैं वो कितने रहते हैं? 14 रहते हैं, मतलब 14 रहते हैं। फेशियल बोन मतलब जो फेस के अंदर के फेस के बोन्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेशियल बोन बोलते हैं। क्या, कौन से बोन बोलते हैं? फेशियल बोन। उसके बाद जो अपने एयर ऑसिकल्स रहते हैं, मतलब जो कान में के ऑसिकल्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एयर ऑसिकल्स। वो कितने रहते हैं? 6। 3 इधर और 3 इधर, तो ये कितने हो गए? 6। ठीक है, तो ये कैसे, इनके नाम क्या रहते हैं? मेलालस, इंकस और स्टेपिस। जो स्टेपिस रहता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ये स्मॉलेस्ट बोन है। क्या है? स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, याद रखना है आपको ये भी। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है ना कि आपको बोन्स के नाम ऐसे प्रॉपरली नहीं दिए हुए, सिर्फ स्कल जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी की लाइंस ही आपके सामने मैंने लिखी है। ठीक है, जस्ट उसको क्या किया है? उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, मतलब उसको कम किया है कंटेंट को, मतलब ऑफ इन ये वो सब उसको कम करके फिर मैंने यहाँ पर वो लिखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए, एकदम आसानी से समझ में आए। ठीक है, सो जो जो यहाँ पर दिया हुआ है वही एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, उसके बाद हायोइड बोन। कौन सी बोन? हायोइड बोन। अब हायोइड बोन कहां पर रहती है? ये जॉ बोन है, या मतलब ये हायोइड बोन है। क्या है? हायोइड बोन, ये जॉ बोन। ठीक है, ये हायोइड बोन, इसको हम क्रैनियल मतलब स्कल में ही लेते हैं क्योंकि ये भी एक स्कल का पार्ट है, लेकिन इसको हम ना फेशियल बोन बोलते हैं ना क्रैनियल बोन बोलते हैं। इट इज द ओनली बोन विच डजंट हैव एनी अटैचमेंट टू एनी बोन। मतलब ये ऐसी बोन है जिसको कोई भी अटैचमेंट
नहीं है। और इसका शेप कैसा रहता, सिंगल यू शेप्ड, ये यू शेप्ड की रहती। ठीक है, मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा। ओके, उसके बाद क्या बोलना है, वर्टेबल कॉलम। कौन सा, यहाँ पर हमारा स्कल खत्म होता है, मतलब एक्सियल स्केलेटल में हमने स्कल कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे वर्टेबल कॉलम। तो वर्टेबल कॉलम क्या रहते हैं, वर्टेबल कॉलम मतलब जो कि हमारे पीछे का ये जो वर्टेबल कॉलम है, इसको हम वर्टेबल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो सुना होगा आपने, ये वर्टेबल कॉलम है, जो पीछे रहते हैं, पीछे के बोन्स जो रहते हैं उसको वर्टेब्रा बोलते हैं। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम वर्टेबल कॉलम क्या है। तो वर्टेबल कॉलम क्या है, 26 है। कितने हैं, 26, याद रखना है आपने, 26 क्या है, वर्टेबल कॉलम है। सीरियली अरेंज यूनिट्स कंस्टिट्यूट मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। मतलब ये ट्रंक जो रहती है, ट्रंक मतलब ये जो ट्रंक है, इसको ट्रंक बोलते हैं। तो ये जो ट्रंक का ये फ्रेमवर्क बनाती है, क्या बनाती है, फ्रेमवर्क मतलब ये इसको ट्रंक को बनाने का काम करती है, मतलब एक ढांचा देने का काम करती है फ्रेमवर्क का मतलब। ठीक है, सो ये ट्रंक को ढांचा देने का काम करती है। अब हम वर्टेबल कॉलम को के बोन को डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे बोन रहते। तो जो वर्टेबल कॉलम है उसका डायग्राम आपने देख लेना है। सो सबसे पहले सर्वाइकल कितने रहते, 7 रहते। कितने, सर्वाइकल वर्टेब्रा कहाँ से रहते, स्टार्टिंग से रहते। कहाँ से रहते, स्टार्टिंग से, मतलब जहां से ब्रेन के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से सर्वाइकल वर्टिब्रा रहते। आपने यहाँ पर फोटो में देख लेना है सर्वाइकल वर्टेब्रा कैसे है। उसके बाद रहते हैं थोरैसिक वर्टेब्रा। कौन से वर्टेब्रा, थोरैसिक वर्टेब्रा। अब इनका नाम थोरैसिक क्यों है, क्योंकि ये थोरैसिक कैविटी से, मतलब जो सामने थोरैसिक ये रहता अपना थोरैसिक, वहां से ये चालू होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, थोरैसिक कैविटी नाम ऐसा दे दिया। तो ये कितने रहते, 12 रहते। कितने रहते, 12। उसके बाद जो लंबार है उसके नीचे लंबार रहते। कौन से रहते, लंबार। तो लंबार कितने रहते, 5 रहते। कितने रहते, 5। और उसके बाद कौन सा रहता, सैक्रल रहता। कौन सा रहता, सैक्रल। वो डायग्राम में देख लेना आपने, डायग्राम में आपको देख के समझ में आएंगे। तो ये एक रहता और ये 4 बोन से मिलके फ्यूज होके बना हुआ रहता, लेकिन इसको हम एक ही मानते हैं। ठीक है, ये वीडियो में दिख रहा है कि एक बार देखने दो मेरे को, हाँ दिख रहा है। तो ठीक है, सो ये क्या हो गया, सैक्रल 1 फ्यूज हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी एक हो जाएगा। और उसके बाद सबसे नीचे, जो नीचे के पार्ट में रहता अपने कमर के साइड में, सबसे नीचे वाले में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोकेजियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकेजियल। ऐसे सब मिला के हमारे 26 बोन वर्टेबल कॉलम के हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा स्कल भी कंप्लीट हुआ और वर्टेबल कॉलम भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमको रिब्स देखना है, और तब तक आप ये नोट कर लो, मैं मिटा देता हूं ये। सो यहाँ पर हम हमारा लास्ट पार्ट चालू कर रहे हैं, जो कि है रिब्स एंड स्टर्नम एक्सियल स्केलेटल में। ठीक है, सो रिब्स और स्टर्नम यहाँ पर हम देख लेते हैं, और यहाँ पर एक्सियल स्केलेटल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स पे रहती है। मतलब ये एक फ्लैट बोन है, स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जो कहां पर रहती है, अपने वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स पे। वेंट्रल मिड लाइन मतलब, वेंट्रल मतलब सामने का, मिड लाइन मतलब मिड लाइन, और थोरैक्स मतलब ये पार्ट। ठीक है, ये जो दिख रहा है क्या आपको, मैं ऊंचा होके बताता हूँ, ये पार्ट पे स्टर्नम रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टर्नम खत्म हो गया। अब यहाँ के बाद अब बात आएगी रिब्स की। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब रहते। कितने पेयर रहते रिब के, 12 पेयर रहते। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे रिब्स, 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24 पेयर्स है ना, तो 24 हो जाएंगे रिब्स। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ईच रिब इज थीन फ्लैट बोन। कैसी रहती, वो थीन फ्लैट बोन रहती। फोटो में देख लो कैसी दिखती है रिब और स्टर्नम। ठीक है, उसके बाद कनेक्टेड डॉर्सली टू वेंट्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। मतलब, अरे यार स्पेलिंग गलत कर देता हूँ मैं, ये वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल वेंट्रेबल हुआ वो। ठीक है, ठीक है, सो कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिबल कॉलम। मतलब डॉर्सल मतलब पीछे किससे कनेक्ट रहती, वो किससे कनेक्ट रहती, वर्टेबल कॉलम से। और जो सामने किससे कनेक्ट रहती, स्टर्नम से कनेक्ट रहती। कौन, रिब्स। रिब्स मतलब ये रिब्स, देखो आप हाथ लगा के देखो, रिब्स, ये रिब्स, इसको रिब्स बोलते हैं। ठीक है, ये रिब्स है अपनी, रिब्स ये यहाँ पर जो रहती है, जहाँ से लंग्स के बाजू में। ठीक है, लंग्स को कवरिंग करती है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रिब्स हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस एट डॉर्सल एंड। मतलब डॉर्सल एंड पे रिब्स को क्या रहते,
दो आर्टिकुलेशन रहते, मतलब जो डॉर्सल एंड है, जो पीछे का एंड है, वहां पर उसके दो आर्टिकुलेशन रहते, और वो दो आर्टिकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायसेफेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायसेफेलिक। इसका टर्म क्या है हमारा, डायसेफेलिक। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट 2025 नीट, ठीक है, लिख लो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट सेवेंथ रिब, जो फर्स्ट सेवेंथ रिब रहती है उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। उनको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉर्सली कनेक्टेड टू स्टर्नम, मतलब ये स्टर्नम से डॉर्सली कनेक्टेड रहती है। डॉर्सली मतलब सामने के साइड में ये कनेक्टेड रहती है स्टर्नम से। किसके हेल्प से, हाईलाइन कार्टिलेज के हेल्प से। किसके हेल्प से, हाईलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। उसके बाद जो 8, 9, 10th रिब रहती है उनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं या फिर वर्टेब्रो कॉन्ट्रल रिब्स बोलते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं रहती, डायरेक्ट आर्टिकुलेट नहीं करती स्टर्नम के साथ, लेकिन ये सेवंथ रिब के साथ जाकर मिक्स हो जाती है। और वो मिक्स हो जाती मतलब उसके जो कार्टिलेज रहता है वो हाईलाइन कार्टिलेज से जाके मिक्स हो जाती है और फिर जाके स्टर्नम को लगती है। इसलिए 8, 9, 10 को हम फॉल्स रिब बोलते हैं या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टेब्रो कॉन्ट्रल रिब्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद 11th और 12th रिब को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग मतलब फ्लोट करने वाली, क्या करने वाली, फ्लोट करने वाली, कहीं भी कनेक्ट नहीं होने वाली। तो ये नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, मतलब ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं रहती लेकिन डॉर्सली कनेक्टेड रहती। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ किसकी करना है, हमको वेंट्रल की करना है। ठीक है, पूरा समझ में आया। यहाँ पर हमारा एक्सियल स्केलेटल कंप्लीट होता है। इसके अगले वीडियो में हम कौन सा, अपेंडिकुलर स्केलेटल देखेंगे, और अपेंडिकुलर स्केलेटल बहुत बड़ा है इसलिए ये वीडियो में वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ से कोई भी दिक्कत होगी तो आपको पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक मोटा मोटा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल बोन्स कितने हैं। तो देखो कैलकुलेशन कैसा होगा, देख लो एक बार आप पे एक्सियल स्केलेटल। ठीक है, इतना ही मिटाता हूं मैं, बहुत टाइम लगता है मिटाने को बोर्ड पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले स्कल कितने रहते हैं, स्कल में बोन कितने हैं, 29 है क्या, 29 है ना। 22, 6, 1, 22 किसकी है, 22 है अपनी फेशियल और क्रैनियल की। 6 किसकी है, 6 है अपने एयर ऑसिकल्स की। एक कौन सी है, हॉयड, ये हो गया। उसके बाद स्कल हो गई हमारी। उसके बाद क्या है, स्कल के बाद है वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम कितने हैं, 26 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिब्स और स्टर्नम। क्या है, रिब्स और स्टर्नम। तो रिब्स कितने हैं, 12 पेयर है। 12 पेयर मतलब कितने हो जाएंगे, 24। और स्टर्नम कितने हैं, 1। ठीक है, ये हो गया 29, ये हो गया 26 और ये हो गया 25। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, देखो लगाओ आप आपके हिसाब से। ये 80 आने चाहिए, 80 हो रहे हैं कि 80 से ज्यादा हो गए, देखो एक बार, देखो तुम हिसाब लगा के देख लेना। ठीक है, सो रिब्स और स्टर्नम ये 24 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, सो टोटल मिला के हमारे ऐसे रिब्स में भी 3 पार्ट गिरते हैं। फर्स्ट ट्रू रिब 1 से लेके 7 तक, फॉल्स रिब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8, 9, 8 से 8 to 10, और फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब किसको बोलते हैं हम, वेरी गुड, 11th एंड 12th रिब को। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम में भी अलग अलग तरीके के पार्ट गिरते हैं, जैसे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार और कौन से, कोकेजियल, और नीचे का सबसे नीचे का कोकेजियल रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है, सैक्रल रहता है। ठीक है, ऐसे पार्ट वर्टेब्रल कॉलम की भी गिरते हैं। एक चीज याद रखो, जितने भी मैमल्स है, जितने भी मैमल्स देखे गए हुए हैं अभी तक, उनमें 7 सर्विकल वर्टेब्रा ही रहते हैं। 7 सर्विकल वर्टेब्रा, ये एक बहुत ज्यादा फीचर है एक मैमल्स का कि उनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये कैलकुलेट कर लेना आपने। अगर यहाँ पर कुछ 80 से कम आ रहे होंगे तो हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती होगी, वो टॉलरेट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर यहाँ पे आपकी गलती हुई है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा या फिर मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया होगा तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।
हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आज हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले हमने क्या देख लिया? एक्सियल स्केलेटल। और हमने अभी तक लोकोमोशन एंड मूवमेंट जब से स्टार्ट किया है तब से हमने क्या क्या देख लिए? लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बेसिक, लोकोमोशन क्या रहता है, मूवमेंट क्या रहता है, और वेरियस एनिमल में लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसा होता है वो देखा। उसके बाद क्या देखा? फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, मसल्स का क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है। उसके बाद क्या देखा? फिर हमने उसके बाद हमने देखा कि मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और रेस्टिंग ऑफ मसल। फिर उसके बाद क्या देखा हमने? कि बेसिक्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कि बेसिक स्केलेटल सिस्टम क्या है वो देखा। उसके बाद क्या देखा? फिर हमने उसके बाद हमने देखा कि एक्सियल स्केलेटल क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है। फिर आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में देखने वाले हैं। तो ऐसा करके हम दो तीन वीडियो लगेंगे, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन से। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जरूर देख के आ जाइएगा। तो देखते हैं हम बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या रहता। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब बोन्स ऑफ लिम्ब अलोंग विद देयर गिर्डल। क्या? बोन ऑफ लिम्ब अलोंग विद देयर गिल्डर। ठीक है। जो पेक्टोरल गिल्डल है वो अपर लिम्ब में रहता, अपर लिम्ब में मतलब ऊपर रहता, और जो पेल्विक गिल्डल है वो नीचे रहता। ठीक है। तो बोन्स ऑफ लिम्ब मतलब जो लिम्ब है अपने अपर लिम्ब, लिम्ब मतलब ये, इसको हम लिम्ब बोलते हैं। दोनों हाथ और दोनों पैरों को हम क्या बोलते हैं? लिम्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्ब्स बोलते हैं। ठीक है। सो हमारे दो हाथ और दो पैर ये मिला के क्या हो जाएंगे? 4 लिम्ब्स हो जाएंगे। और उनके गिर्डल मतलब पेल्विक गिर्डल मतलब नीचे वाला, और पेक्टोरल गिर्डल मतलब ऊपर वाला। पेक्टोरल गिर्डल मतलब ऊपर वाला और पेल्विक गिर्डल मतलब नीचे वाला। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं लिम्ब से। कहां से? लिम्ब से। पहले लिम्ब्स देख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? गिर्डल्स देखेंगे, पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल। सो अपर लिम्ब सबसे पहले क्या है? अपर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब ऊपर के दोनों हाथ। ठीक है। याद रखना, ये हाथ में कितने बोन्स रहते हैं? 30 बोन्स रहते हैं। और ये हाथ में कितने बोन रहते हैं? 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 बोन्स। ठीक है। सो बोन्स ऑफ 2 हैंड्स, क्या? बोन्स ऑफ 2 हैंड्स कितने रहते हैं? 60 रहते हैं। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30। ठीक है। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? अपर लिम्ब को 4 लिम्ब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4 लिम्ब भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। सो देखते हैं हम अपर लिम्ब में क्या क्या रहता है। सबसे पहले एक हाथ का देखेंगे। जो जैसे एक हाथ में हड्डियां है, जैसे एक हाथ में बोन्स है, वैसे ही दूसरे हाथ में भी बोन्स रहेंगे। मतलब हमने एक का पढ़ लिया तो दूसरे का भी हमको ऐसा समझना कि दूसरे का भी हमको आ गया, क्योंकि ये लिम्ब में मतलब ये हैंड में जो बोन्स रहेंगे वो ही ये हैंड में बोन्स रहेंगे। ठीक है। सो देखते हैं हम। तो सबसे पहले ह्यूमरस रहता। क्या रहता? ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या? सबसे पहले ह्यूमरस कितना है? ह्यूमरस एक बोन है। कहां से लेके स्टार्ट है वो? यहां से लेके तो यहां तक। ये डायग्राम देख लो आप ह्यूमरस की। देख लिया आपने? फोटो देख लिया ह्यूमरस का? ठीक है, गुड। तो ये ह्यूमरस है। ठीक है। आपको एनसीईआरटी में ज्यादा दिया हुआ नहीं है ह्यूमरस के बारे में, कोई भी बोन के बारे में ज्यादा दिया हुआ नहीं है। सिर्फ नाम याद करने आपको बोन्स के, कौन सी बोन कहां पर है। तो जो ह्यूमरस है वो कहां पर है? अपर लिम्ब में है। ठीक है। और कहां पर रहती है? अपर एंड ऑफ हैंड। ठीक है। समझ में आ गया? देख लिया आपने ह्यूमरस? ठीक है। उसके बाद कौन सी बोन है? रेडियस है। कौन सी है? रेडियस। तो रेडियस कहां रहती? ये आर्टिकुलेट करती किसके साथ? अपने ह्यूमरस के साथ इसका आर्टिकुलेशन रहता है। देख लिया आपने ह्यूमरस? देखो ह्यूमरस दिख रही है यहाँ पर। देख लिया ह्यूमरस? ठीक है। उसके बाद कौन सी है? अल्ना। कौन सी है? अल्ना। अल्ना भी उसके साइड में ही रहती है। देखो अल्ना भी देख लो आप। अल्ना देखा आपने? ठीक है। ये नंबर में कितने रहते हैं? 1। मतलब ये एक और ये एक। कितने हो गए? 3 बोन हो गए अभी तक। ठीक है। हमको 30 बोन का कैलकुलेशन करना है लिम्स में। फिर उसके बाद आते हैं कार्पल। कार्पल मतलब रिस्ट के बोन। कौन से? रिस्ट के बोन। ये जो रिस्ट है अपनी, इसमें कितने बोन रहते हैं? ये रिस्ट में, इसमें 8 बोन्स रहते हैं। ये दिख रहा है? देखो आप फोटो में देख लो, 8 बोन्स है ना। स्कैपेट, लूनेट, वो उसके नाम है। तो ये रिस्ट बोन कितने हैं? नंबर में 8 है। कितने हैं? 8। ओके। उसके बाद मेटाकार्पल। मेटाकार्पल मतलब पाम के, ये यहाँ के। ठीक है। पाम के क्या? बोन्स। पाम के कितने बोन्स रहते हैं? 5 बोन रहते हैं। ठीक है। समझ में आया? उसके बाद फैलेंजेस मतलब डिजिट्स। डिजिट्स यानी फैलेंजेस। ये जो इसको हम फैलेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दिख रहा है आपको? इसको हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है। ये उंगलियां है ना आपकी, इसको डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। इसमें कितने बोन्स आएंगे टोटल? इसमें टोटल बोन्स आएंगे 14। देख लो आप फैलेंजेस भी कैसे दिखते हैं। ठीक है। समझ में आया? तो टोटल मिला के कितने? ह्यूमरस का 1, ठीक है, रेडियस का 1,
अल्ना का 1, कार्पल के 8, मेटाकार्पल के 5 और इसके 14। देखो 30 हो रहे हैं, 30 ही होने चाहिए। गुड। सो ये है 30 बोन्स कुल मिला के, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अपर लिम्ब हमारा खत्म कर लिया, मतलब जो हैंड बोन्स ऑफ हैंड है वो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, लोअर लिम्ब का देखेंगे। लोअर लिम्ब मतलब इसको दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, हिंड लिम्ब। क्या बोल सकते हैं, हिंड लिम्ब या फिर हाइंड लिम्ब, जिसको जो प्रोनाउंसिएशन करना है वो आप कर सकते हैं। दोनों भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, हिंड लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ठीक है। ये बोन ऑफ 2 लेग्स, मतलब जो लेग्स है अपने, अब लेग्स तो ऊपर करके नहीं बता सकता मैं, लेकिन समझ जाओ, अपने जो पैर है, अपने पैर में जो बोन्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको भी हम क्या बोलते हैं, हैंड लिम्ब बोलते हैं या फिर लोअर लिम्ब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक पैर में 30 बोन्स रहते हैं और दूसरे पैर में भी 30 बोन्स रहते हैं, मतलब 30 30 30 30 30 इंटू 4, मतलब 2 हाथ और 2 पैर है ना अपने को, तो एक हाथ में 30 बोन है, एक पैर में 30 बोन है, ऐसे कुल मिला के 2 हाथ और 2 पैर है अपने को, तो कितने हुए, 120 बोन्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर फीमर, सबसे पहले आती फीमर। जो फीमर रहती है वो थाई बोन रहती है। थाई बोन मतलब जो थाई से स्टार्ट होती। देख लो आप फीमर का फोटो भी देख लो, यहाँ पर दिख रहा है आपको फीमर का फोटो, ओके गुड। तो यहाँ पर फीमर का फोटो भी हमने देख लिया। तो फीमर यानी थाई बोन कितने रहते हैं, नंबर में 1 रहते, कितने रहते हैं, 1, मतलब 1 रहती, ठीक है। उसके बाद टिबिया, टिबिया आर्टिकुलेट करती किसके साथ, फीमर के साथ। आर्टिकुलेट मतलब मिलना, ये इसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेशन मतलब मिलना, ठीक है, मतलब ये ऐसा आर्टिकुलेशन रहता है। आर्टिकुलेशन का मतलब भी बता दूंगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पर आर्टिकुलेट करती किसके साथ, ये फीमर के साथ करती है। और फिबुला, फिबुला भी उसके बाजू ही रहती है, आपको डायग्राम में दिख रही होगी टिबिया और फिबुला, ठीक है। उसके बाद टार्सल्स, क्या आएंगे, टार्सल्स। टार्सल्स कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर कार्पल 8 थे, लेकिन यहाँ पर टार्सल कितने हो गए, 7 हो गए, एक कम हो गए, ठीक है। ये याद रखना है आपको, डिफरेंस याद करना है, ये नीट में आ सकता है कि टार्सल का नंबर, ये नंबर इसके आपको आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितने हैं यहाँ पर, 5 है। फैलेंजेस कितने हैं, 14 है। फैलेंजेस, मेटाकार्पल मतलब एंकल, एंकल के, ये टार्सल मतलब एंकल बोन, और मेटाटार्सल मतलब उसके नीचे के, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम फोटो में दिख रहा होगा, वो फोटो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है हमारे, फैलेंजेस है। फैलेंजेस मतलब, फैलेंजेस मतलब यहाँ पर डिजिट, मतलब जो पैर के डिजिट है, जो पैर की उंगलियां है अपनी, पैर की उंगलियां भी देखो 5 है अपनी, देख लेना आपने 5 ही रहती है। उस 5 उंगलियों में हमारे फैलेंजेस डिजिट कितने बोन रहते हैं, 40 बोन रहते हैं, मतलब 14 बोन रहते हैं। कितने बोन रहते हैं, 14, ठीक है, समझ में आया, गुड। अब एक चीज हम यहाँ पर दिख नहीं रही होगी कैमरे में, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, उसको मिटा के यहाँ से मिटा देता हूँ। एक बोन बाकी है हमारी, वो बोन का नाम क्या है, पटेला है। क्या है, पटेला। तो पटेला कहां पर रहती है, पटेला हमारे नी कैप पे रहती है। कहां पर रहती है, नी कैप पे। पटेला, पटेला कहां पर रहती है, हमारे नी कैप पे। इसका नंबर कितना है, 1 है। कितना है, 1। सो मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब पटेला पे 1 बोन यहाँ पर रहेगी। सो हम यहाँ पर इसकी भी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 पटेला, 1 फीमर, एक टिबिया, 1 फिबुला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, बस ना, हो गया है ना, और 14 फैलेंजेस। लगा इसका नंबर 30 होता है, देखो 30 होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा अपर लिम्ब खत्म हो गया। इसके बाद हम गिर्डल्स देखेंगे। एक पिक्टोरल गिर्डल, पिक्टोरल गिर्डल मतलब जो ऊपर का गिर्डल रहता, और जो पेल्विक गिर्डल मतलब जो नीचे का रहता। तो यहाँ पर हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में 120 बोन हो गए। अब सिर्फ कितने बोन बाकी है, 6 बोन बाकी है। तो वो 6 बोन्स के बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपने ये नोट किया होगा तो नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ फिर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर हम अब गिर्डल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरल गिर्डल। कौन सा वाला, पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल मतलब जो ऊपर का गिर्डल है, जो ऊपर का अपर लिम्ब के गिर्डल है, उसको हम पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गिर्डल। तो इसमें क्या क्या आता है, क्लैविकल आता है और स्कैपुला आता है। क्लैविकल मतलब ये कॉलर बोन, ये आपकी कॉलर बोन दिख रही है क्या, देख 1 मिनट, ये कॉलर बोन, ठीक है, नहीं दिख रही है, ओके, ये कॉलर बोन, ठीक है, ये कॉलर बोन आपकी। और स्कैपुला मतलब ये पीछे वाली बोन। कौन सी, ये पीछे वाली है, जो आपके हाथ में बोन है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली बोन, इसको स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। सो क्लैविकल एंड स्कैपुला। तो स्कैपुला के बारे में हम पहले देखते हैं। स्कैपुला कौन सी, पीछे वाली। इट इज अ लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन। देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो ट्रायंगुलर स्कैपुला देखो यहाँ पर कैसी दिखती है। तो स्कैपुला लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है। कैसी बोन है? लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड एट डॉर्सल पार्ट। डॉर्सल मतलब पीछे वाले पार्ट में। कहां पर रहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2025 लिख लो, ये 100% आने वाला है, 100% आने वाला ही है ये, सेकंड एंड सेवंथ रिब। ठीक है, सो कहां पर रहती है स्कैपुला? सेकंड एंड सेवंथ रिब, थोरैसिक रिब के, थोरैसिक रिब पे रहती है। कहां पर? सेकंड एंड सेवंथ थोरैसिक रिब पे। ठीक है, मतलब सामने से वेंट्रली। ठीक है, उसके बाद एलिवेटेड रिच द स्पाइन, मतलब यहाँ पर ये बोन में एक एलिवेटेड रिज रहती है जो कि स्पाइन के जैसे, इसका नाम स्पाइन है। प्रोजेक्ट एट फ्लैट, मतलब ये फ्लैट के जैसी रहती है। एक्सपांडेड प्रोसेस, इसमें एक प्रोसेस चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर रहती? स्कैपुला में रहती। याद रखना है, लिख लो, ये याद ही रखना है आपको। एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होती है? तो एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होती है? स्कैपुला में होती है। क्लाविकल आर्टिकुलेट विद इट, मतलब जो क्लाविकल रहती है हमारी वो वहां पर आर्टिकुलेट करती है। किस, कहां पर आर्टिकुलेट करती है? एक्रोमियन में आर्टिकुलेट करती है। मतलब एक्रोमियन कहां पर है? स्कैपुला में। मतलब क्लाविकल का आर्टिकुलेशन क्या है? स्कैपुला है। ठीक है, गुड। क्लाविकल और कॉलर बोन, अब देखो क्लाविकल देखो कैसी दिखती है, देख लो एक बार क्लाविकल। ये लॉन्ग सिलेंडर बोन रहती है विद 2 कर्वेचर। कितने कर्वेचर? 2 कर्वेचर। एक लैटरल कर्वेचर रहता है और एक मीडियल कर्वेचर रहता है। वो यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं है तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल मतलब नीचे वाला गिर्डल, लोअर लिम्ब वाला गिर्डल। तो लोअर लिम्ब वाले गिर्डल में क्या रहते हैं? इट हैज 2 कॉक्सल बोन। कितने बोन रहते हैं यहाँ पर? 2 कॉक्सल बोन। कितने बोन रहते हैं? 2 कॉक्सल बोन। ईच कॉक्सल बोन बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, मतलब यहाँ पर 3 बोन रहते हैं लेकिन 2 फ्यूजन की वजह से बनते हैं। कितने फ्यूजन की वजह से बनते हैं? 2 फ्यूजन की वजह से। देखो यहाँ पर आपको अपना ये दिख रहा होगा कि पेल्विक गिर्डल कैसे दिखता है, कितने बोन रहते हैं उसमें। तो कितने बोन रहते हैं? 3 बोन रहते हैं। इलियम, इशियम, प्यूबिस, देखो वहां पर दिख रहा होगा आपको इलियम, इशियम, प्यूबिस। तो ये 3 बोन मिलके 2 बोन बनाते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द बोन इज कैविटी, मतलब ये एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, मतलब पॉइंट के फ्यूजन के पॉइंट पे यहाँ पर एक कैविटी रहती है। उस कैविटी को हम एसिटाबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, नीट 2025 एसिटाबुलम। ठीक है, आने वाला है। सो नीट एसिटाबुलम कहां पर रहती है? पेल्विक गिर्डल में। कहां पर रहती है? ये फ्यूजन ऑफ द अबो बोन इज, फ्यूजन ऑफ द बोन पे रहती है और पॉइंट पे रहती है उसके। ठीक है, एसिटाबुलम देख लो वहां पर। ये थाई बोन के साथ आर्टिकुलेशन करने में काम करती है। किसके? अपने इलियम, इशियम, प्यूबिस के, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये थाई बोन को, थाई बोन कौन सी है? फीमर बोन को ये आर्टिकुलेशन करने का काम करती है। उसके बाद देखो 2 halves ऑफ द पेल्विक गिर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब ये जो बोन्स आपस में मिल रहे हैं, इशियम, इलियम, प्यूबिस और 2 कॉक्सल बोन बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ में आ गया? और ये किससे बने हुआ रहता? फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ रहता। किससे बना हुआ रहता? फाइब्रस कार्टिलेज से। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुई तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछना कि सर ये समझ में नहीं आया, सर ये आपने गलत पढ़ाया, ये हमको समझ में नहीं आया, ये मेरे को पूछा करो, ताकि मैं आपको, फिर मेरे को भी समझ में आया कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है। सो यहाँ पर हमारा स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? फाइब्रस बोल रहा हूँ, जॉइंट्स देखने वाले हैं। जॉइंट्स देखने वाले, क्या देखने वाले हैं? जॉइंट्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। किसके बारे में? जॉइंट्स के बारे में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स देख लिया, बेसिक्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्टिंग फेज ऑफ मसल्स देख लिया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स देख लिया, फिर उसके बाद स्केलेटल सिस्टम देख लिया, एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल, ये सब हमने देख लिया है। सो जिसने नहीं देखा होगा अभी तक वो पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आपको पहले से ही वो आता होगा और आप सिर्फ ज्वाइंट पढ़ने आए होंगे तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा इजी जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जॉइंट्स क्या है। तो देखते हैं हम जॉइंट्स क्या है। तो इसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मतलब क्या बोलना है? जॉइंट्स वो चीज, जॉइंट्स क्या रहते हैं कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं अपने अलोंग विद बोन्स, मतलब बोन्स के साथ साथ
जो जॉइंट्स रहते हैं ये मूवमेंट करने में, बॉडी की मूवमेंट करने में, ये मूवमेंट हो रही है अपने हाथ की अब, तो ये जॉइंट्स और किसकी वजह से हो रही है, अपने रिस्ट के बोन्स की वजह से हो रही है, या फिर फाइलेंजेस की वजह से हो रही है, या फिर डिजिट्स की वजह से हो रही है, मतलब अपने पहले पढ़ा है बोन्स में, ठीक है। सो ये बोन्स और क्या मिलके, बोन्स और जॉइंट्स मिलके ये सब मूवमेंट अपने से करवा रहे हैं, ठीक है। सो बोनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन और कार्टिलेज, ये कहां पर रहते हैं, ये बोन के एंडिंग में रहते या फिर कार्टिलेज के एंडिंग में रहते, मतलब बोन के एंडिंग में जॉइंट्स रहते या फिर वो स्टार्टिंग में रहते या फिर एंडिंग में रहते। ये आर्टिकुलेशन की जगह पर बोन्स हमको देखने को, जॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं, कहां पर, या तो बोन्स में या तो फिर कार्टिलेजेस में, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट एक्ट एज फलक्रम, ज्वाइंट किसके जैसे एक्ट करते हैं, फलक्रम के जैसे एक्ट करते हैं, किसके जैसे, फलक्रम के जैसे। मैं बता दूंगा फलक्रम के जैसे ज्वाइंट कैसे एक्ट करते हैं इमेज डाल कर, ठीक है। उसके बाद फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट, मतलब जो मसल्स ने फोर्स जनरेट किया है, कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में अपन ने मसल्स के बारे में देखा था कि फोर्स कैसे जनरेट करते हो, तो जैसे ही मसल्स ने क्या किया है, फोर्स जनरेट किया है, वैसे ही बोन्स और जॉइंट्स ये दोनों ने मिलके मूवमेंट को अंजाम तक पहुंचाया है, यहाँ पर इनका ये बोलना है। सो जॉइंट्स कैसे रहते हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं, अब वो यहाँ पर देखना है। टाइप्स मतलब कितने प्रकार के या फिर कितने उनके टाइप्स गिरते हैं वो यहाँ पर देखना है। तो बोन के कितने टाइप्स गिरते हैं, 3 मेजर टाइप्स गिरते हैं। कितने टाइप्स गिरते हैं, 3 मेजर टाइप। सबसे पहला कौन सा है, फाइब्रस ज्वाइंट, कौन सा है, फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा कौन सा है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, कौन सा है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, ठीक है। तीसरा कौन सा है, साइनोवियल ज्वाइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइब्रस ज्वाइंट क्या है, यहाँ पर हम फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में देखते हैं। तो फाइब्रस ज्वाइंट क्या है, डू नॉट अलो एनी मूवमेंट, मतलब यहाँ पर जो फाइब्रस ज्वाइंट है वहां पर मूवमेंट अलो होती ही नहीं है, मतलब यहाँ पर मूवमेंट अलो नहीं होती है, मतलब यहाँ पर मूवमेंट नहीं होती है। फ्लैट स्कल बोन, कौन से बोन, फ्लैट स्कल बोन में हमको देखने को मिलते हैं। आप इमेज में देख लो फ्लैट स्कल बोन कैसे, मतलब कैसे दिखते हैं और वो जॉइंट्स कैसे रहते हैं, ठीक है। इनको हम, इनका दूसरा नाम हम सूचर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सूचर्स, क्या बोलते हैं इनको हम, सूचर्स, ठीक है। उसके बाद फ्यूज इन टू एंड, मतलब ये क्या करते हैं, एंड टू एंड फ्यूज रहते, क्या रहते, एंड टू एंड फ्यूज रहते। वो डायग्राम में देखो आप कैसा रहता, और वो डेंस फाइब्रेंस कनेक्टिव टिश्यू से उनका वो भरा हुआ रहता, जो वहां पर एंड टू एंड वो भरे हुए हैं ना, तो वहां पर कौन सा फ्लूइड रहता, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वहां पर भरा हुआ रहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2025, ठीक है। उसके बाद फॉर्म क्रैनियम, मतलब ये क्या बनाते हैं, क्रैनियम को बनाते हैं, क्रैनियम बॉक्स को बनाते हैं। क्रैनियम बॉक्स, ये जो क्रैनियम बॉक्स है आपका, ये वो बनाने का काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फाइब्रस ज्वाइंट हमारा कंप्लीट होता है। कहां पर देखने को मिलता है फाइब्रस ज्वाइंट, सूचर्स में। इसमें एंड टू एंड ये क्या रहता, फ्यूज रहता, और ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता। उसके बाद ये कोई भी मूवमेंट हमको करने को नहीं बताता है। उसके बाद कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट मतलब ऐसा ज्वाइंट जो कार्टिलेज से बना है। बोन ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, मतलब ऐसा ज्वाइंट जो कार्टिलेज से बना हुआ है। ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रा, कहां पर देखने को मिलता है हमको, ये एडजेसेंट वर्टेब्रा में। देख लीजिए इमेज में, आप इमेज में दिख रहा होगा एडजेसेंट वर्टेब्रा आपको, ठीक है। उसके बाद परमिट लिमिटेड मूवमेंट, मतलब ये लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। कैसी मूवमेंट शो करता है, लिमिटेड मूवमेंट शो करता है, ठीक है। इसके बाद हम साइनोवियल ज्वाइंट देखेंगे, तब तक आप ये लिख लो अच्छे से। हम देखने वाले हैं अब साइनोवियल ज्वाइंट। किसके बारे में देखने वाले हैं, साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में देखने वाले हैं आप। साइनोवियल ज्वाइंट मतलब क्या होता कि जहां पर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता, उसके आर्टिकुलेशन पे या फिर उसके एंडिंग पे, उसको हम साइनोवियल ज्वाइंट ऐसा बोलते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, मैंने बोला था ना, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, मतलब जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता, कहां पर, जो जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं। ये साइनोवियल ज्वाइंट कहां पर फील रहता, कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस, मतलब जो कैविटी रहती है आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, मतलब जो दो बोन के बीच में की, ये देखो ये दो बोन है, ठीक है, ये अटैच है एक जॉइंट से, यहाँ पर जॉइंट है, ठीक है। ये जॉइंट के बीच में, मतलब ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ये यहाँ पर जो कैविटी रहेगी
उसको हम साइनोवियल कैविटी बोलेंगे और उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, जो फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड ऐसा बोलते हैं। ये काम में क्या, साइनोवियल जॉइंट क्या काम करता, अलो मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट करता, क्या करता, मूवमेंट को अलो करता है, मतलब मूवमेंट करने को बोलता है। ऐसे ऐसे अब फ्लूइड रहेगा बीच में तो क्या होगा, मूवमेंट तो ऑटोमेटिकली होगी ना, ग्रीस के जैसा काम करता है ये, ग्रीस के जैसा, किसके जैसा, ग्रीस के जैसा, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन लोकोमोशन, ऑब्वियसली हेल्प इन लोकोमोशन तो करेगा, अगर हम मूवमेंट कर पा रहे हैं तो लोकोमोशन भी कर सकते हैं, ऐसी लोकोमोशन, ठीक है, मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तो ये क्या है, लोकोमोशन है, ठीक है। सो ये लोकोमोशन किस वजह से हो रही है, बोन्स की वजह से, जॉइंट्स की वजह से और मसल्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद अब इसके भी 5 टाइप गिरते हैं, कितने टाइप गिरते हैं, 5 टाइप, ठीक है, कितने टाइप गिरते हैं इसके, 5 टाइप गिरते हैं। अब ये 5 टाइप तुमको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नीट में फिक्स आने वाला है, लिख दो यहाँ पर, नीट 2025, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन पकड़ के चलो, या फिर मैच द कॉलम आपको यहाँ पर वो दे सकता है, मैच द कॉलम या फिर क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो चलो देखते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देखो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा दिखता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर रहेगा और एक उसमें एक वो स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा, उस बॉल अंदर फिट होने जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, हम उसको आयुर्वेद में उलूखल संधि बोलते हैं। हाँ याद है मेरे को अच्छे से, उलूखल संधि बोलते हैं हम आयुर्वेद में, मैं भी आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ ना, पता होगा आपको, ठीक है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब बिटवीन ह्यूमरस एंड पिक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस में और पिक्टोरल गर्डल में ये प्रेजेंट रहता है, और एक जगह पर रहता है ह्यूमरस और एसिटाबुलम कैविटी, मतलब सॉरी, ह्यूमरस और पिक्टोरल गर्डल में एक हो गया, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर है, फीमर में, मतलब थाई बोन में, नीचे की बोन में, और कहां पर, एसिटाबुलम में, ये पेल्विक गिडल से अटैच रहता, कौन कौन, फीमर और पेल्विक गिडल, ह्यूमरस और पिक्टोरल गिडल, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जैसे दिखते हैं अपने को, देख लेना वहां पर। उसके बाद हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट मतलब जैसा दरवाजा रहता ना अपना, दरवाजे के कोने पे देखो एक लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो लगा ऐसी, ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजे के यहाँ पर ऐसे तीन तीन लगे हुए रहते हैं ऐसे, तो ये आधा खुलता ना, एक साइड ही खुलता ना दरवाजा, वैसे ये हिंज जॉइंट भी एक ही तरफ खुलता है। और इसका एग्जांपल क्या है, नी जॉइंट, देख लो आप नी जॉइंट, देखो कैसा दिखता है नी जॉइंट, यहाँ पर दिख रहा है, ओके गुड। उसके बाद पाइवॉइड जॉइंट, पाइवॉइड जॉइंट मतलब ये कहां पर रहता है, एटलस और एक्सिस की जगह पर, कहां पर, एटलस और एक्सिस, मतलब यहाँ पर वर्टिबल कॉलम के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पर एटलस और एक्सिस रहते हैं, तो वहां पर पाइवॉइड जॉइंट हमको देखने को मिलता है। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट, कौन सा जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पर देखने को मिलता है हमको, बिटवीन कार्पल, कहां पर, बिटवीन कार्पल, कार्पल कितने हैं, हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, कार्पल कहां पर पढ़ा है, इसके पिछले लेक्चर में, एपेंडिकुलर स्केलेटल में, कार्पल कहां पर रहते हैं, इट इज अ यहाँ पर, ठीक है, रिस्ट बोन या फिर वो वाले, ठीक है। सो कार्पल बोन वहां पर रहते हैं। उसके बाद सैंडल जॉइंट, सैंडल जॉइंट कौन सा है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, मतलब कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कौन से जॉइंट रहेंगे, सैंडल जॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना, तो यहाँ पर हमारे जॉइंट्स खत्म होते हैं, आपको जॉइंट्स में इतना ही दिया हुआ है, बाकी का जो भी है एनसीईआरटी का बाहर का जो भी है सब बकवास है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, वहां से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, लिख के देता हूं मैं, इतने पोर्शन में से ही क्वेश्चन आएगा भी तो जॉइंट पे से, ठीक है। इसका पहले का लेक्चर और ये वाला, ठीक है, इतना देख लिया तो आपका नीट का काम हो गया खत्म। उसके बाद डिसऑर्डर रिलेटेड टू मसल, अब मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से है, तो एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एक मास्टेनिया ग्रेविस है, तो मास्टेनिया ग्रेविस यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी देख लेंगे। तो मास्टेनिया ग्रेविस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जब नीट दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, मैंने गलत किया था ये क्वेश्चन, आज भी याद है मेरे को, ठीक है, तो आपने गलत मत करना है क्वेश्चन को, ठीक है। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कैसा डिसीज है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ये हमारे किसको, ऑटो इम्यून मतलब जो इम्यून सिस्टम है ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते अपनी बॉडी, इम्यून सिस्टम को, मतलब रोग प्रतिकार क्षमता को हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और वो बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, ये उस टाइप का डिसीज है मास्थेनिया ग्रेविस। और उसमें क्या होता है, इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जब पहले अपन ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या रहते, यहाँ से एसिटाइलकोलाइन सीक्रेट होता पोस्ट सिनेप्टिक नोब और प्री सिनेप्टिक नोब पे, तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मास्थेनिया ग्रेविस में क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, और उसके कारण अपने को फटीक मालूम पड़ता है और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हमको
जानने को मिलता है। पैरालिसिस मतलब स्केलेटल मसल जो है वो पैरालाइज कर लेंगे। यहाँ पर ऐसी कंडीशन मैस्थेनिया ग्रेविस में प्रोड्यूस हो जाती है, निर्माण हो जाती है या फिर बन जाती है। सो मैस्थेनिया ग्रेविस समझ में आ गया। इसके बाद हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखेंगे, तो आप इसका लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख लो। मैं ये मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अगले डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। सो हम देखने वाले हैं अब यहाँ पर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मसल, जॉइंट्स और बोन्स। तो यहाँ पर हमारा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत मेहनत से चैप्टर खत्म किया है हमने साथ में, दोनों ने, तुमने और मैंने मिलके। ठीक है, सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मैस्थेनिया ग्रेविस देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस वजह से होती है? ये एक जेनेटिक डिसीज है। कैसा डिसीज है? जेनेटिक डिसीज है। कैसा डिसीज है? ये जेनेटिक डिसीज है। क्या होता है इसमें? डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। यहाँ पर डीजनरेशन मतलब जो स्केलेटल मसल है उनका यहाँ पर हमको डीजनरेशन देखने को मिलता, मतलब वो उनका लॉस देखने को मिलता। कौन से डिसीज में? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। क्या है ये? जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज और ऑटोइम्यून डिसीज में आप कंफ्यूज कर दोगे मैस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। तो उसको लिख के ले लेना है 3-4 बार। मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, आपका गलत नहीं होना चाहिए नीट 2025 में। ठीक है, उसके बाद टिटैनी। क्या टिटैनी? क्या टिटैनी? टिटैनी में क्या होता है? रैपिड स्पाज्म होता है। रैपिड स्पाज्म मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल में। और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू लो Ca2+, मतलब कैल्शियम आयन की कमी होने की वजह से बॉडी में, मसल्स में क्या होता है? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर स्पाज्म होता है, और इसके वजह से ये बीमारी हमको होती है जिसका नाम है टिटैनी। ठीक है, उसके बाद है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स मतलब जॉइंट पे सूजन आने को हम क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। मैंने पहले भी बोला था, जहां पर भी आइटिस आया समझ जाना इन्फ्लामेशन वहां पर है। ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साल नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इट इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। नीट 2025 लिखना जरूरी रहता, यहाँ पर लिख लेता। ओके, सो इट इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है? एज रिलेटेड डिसऑर्डर। डिक्रीज बोन मास। क्या? बोन मास क्या कर देता है? ये डिक्रीज कर देता। क्या कर देता? तो डिक्रीज इन बोन मास हो जाता है इसमें। किसमें? ऑस्टियोपोरोसिस में। और इसमें क्या होता है कि इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर का क्या बढ़ जाता है? चांसेस भी यहाँ पर ये बीमारी में बढ़ जाता है। कौन सी बीमारी में? ऑस्टियोपोरोसिस में। ठीक है, और किस वजह से होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल इज कॉमन इन दिस केस। मतलब जब फीमेल का मेनोपॉज हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है फीमेल में, तब क्या हो जाता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में गिर जाता है। और उस गिरने के कारण क्या होता है? फिर उस गिरने की वजह से क्या होता है कि चांस ऑफ बॉडी मास का चांस बढ़ जाता है, बोन का मास कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता कि Ca2+ का जो कैल्शियम है बॉडी में वो मेंटेन करने का काम करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, अब एस्ट्रोजन बॉडी में नहीं रहेगा, और वो बॉडी में नहीं रहेगा तो क्या होगा कि बोन से क्या निकाल लिया जाएगा? तुम्हारा कैल्शियम निकाल लिया जाएगा। और उस कैल्शियम निकालने की वजह से क्या होगा? फिर बोन जो रहेंगे वो ढेसुड़ बन जाएंगे, पोकल बन जाएंगे और हॉलो बन जाएंगे, और उनमें मास है, जो बोन का मास रहेगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखो फोटो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सो ये कॉमन कॉज है एस्ट्रोजन कम होना फीमेल में। ठीक है, उसके बाद हम गाउट देखते हैं। क्या देखते हैं? गाउट। गाउट का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। मतलब जब यूरिक एसिड रहता है अपनी बॉडी में, वो जब मात्रा से ज्यादा बढ़ जाता, क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ जाता, तब क्या होता? बॉडी में वो उसके क्रिस्टल जमा होने लग जाते। और वो क्रिस्टल कहां पर जमा हो जाते? जॉइंट्स में जमा हो जाते। और उससे क्या होता? बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होती। ये भी बहुत खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गाउट बोलते हैं। ठीक है, इसकी टेस्ट कैसे करते हैं हम? RA टेस्ट से। किससे करते हैं? RA टेस्ट से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? सो यहाँ पर बहुत बड़ा वाला थैंक यू, हमने एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, और वो 2 चैप्टर होने के बाद मैं पोल डालूंगा फिर से। आप पोल पे जो बोलेंगे, जो ज्यादा आएगा वो हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी डाउट होगा इसमें तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।